डिस्क्लेमर। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मिस्टिक स्टोरी हब पर नए हैं, तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। रोहू, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? वो आखिरकार एक सामान्य इंसान थे। उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थीं। एक पूर्व सैनिक के रूप में, चाहे युद्ध में हो या प्रशिक्षण के दौरान, उन्होंने हमेशा जीतने का प्रयास किया। जीतने की इच्छा के बिना वो एक अच्छा सैनिक नहीं हो सकते थे। बेशक वो पदोन्नति की उम्मीद करते थे, लेकिन अभी तक उन्हें अवसर नहीं मिला था। अगर यह मामला उनके कार्यकाल में सुलझ गया, तो यह वास्तव में उनके करियर का टर्निंग पॉइंट होगा। हाँ, मेरे पास सुराग हैं। मैं इस केस को सुलझाने में आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। रोहन गुप्ता ने धीरे धीरे वह जानकारी दी जो संजय शर्मा सुनना चाहते थे। ये सुनकर कि मामला सुलझाया जा सकता है, संजय शर्मा का दिल अनायास ही तेजी से धड़कने लगा। रोहू, क्या तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल, आप मेरे चाचा हैं। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपका भविष्य भी उज्ज्वल होगा। रोहन गुप्ता ने अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करते हुए गंभीरता से उत्तर दिया। उनके चाचा का पद जितना ऊंचा होगा, उनका भविष्य का व्यवसाय उतना ही अधिक स्थिर होगा। तो बताओ, मुझे क्या करना होगा? संजय शर्मा ने पूछा। इस बिंदु पर वह रोहन गुप्ता को अब एक बच्चे के रूप में नहीं देखते थे, ये जानते हुए कि रोहन गुप्ता उन्हें मूर्ख नहीं बनाएगा। बात यह है कि मुझे एक भरोसेमंद अधीनस्थ भेजने की जरूरत है, जो उन अपराधियों का पीछा करे और उनके घर का पता लगाए। उनसे अपराध कबूल करवाने के लिए मेरे अपने तरीके हैं, रोहन गुप्ता ने कहा। रोहू, क्या तुम्हें यकीन है? यह कोई छोटी बात नहीं है, संजय शर्मा ने फिर पूछा। कोई बात नहीं चाचा, पक्का सबूत होगा, रोहन गुप्ता ने आत्मविश्वास से आश्वासन दिया। ठीक है, मैं तुरंत इसका इंतजाम कर दूंगा। क्या मुझे किसी और चीज पर ध्यान देना चाहिए? संजय शर्मा ने पूछा। एक बात, व्यक्ति विश्वसनीय होना चाहिए। आप कोई भी जानकारी लीक नहीं होने दे सकते। उन्हें कुशल भी होना चाहिए। वे खुद को उन तीनों के द्वारा खोजे जाने नहीं दे सकते। उन तीनों में से एक के चेहरे पर एक स्पष्ट जन्म चिन्ह है, जिसे पहचानना आसान है। इस झगड़े के चलते शायद वे दोपहर तक रिहा हो जाएंगे। अपने आदमी को सावधान रहने को कहो। जैसे ही उनका घर मिल जाए, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लो। तुम उन हत्यारों को भागने नहीं दे सकते। हालांकि तुम्हें जिले दर जिले गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना होगा। कोई बात नहीं, जब तक सबूत पुख्ता हैं। इस मामले में यह मामूली बात है, संजय शर्मा ने आश्वासन दिया। जब तक इस मामले के हत्यारे पकड़े जाएंगे, तब तक आला अधिकारी इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करेंगे। आखिरकार उन्हें पकड़ने का श्रेय पूरे शहर को जाता है। क्या इससे फर्क पड़ता है कि उन्हें किसने पकड़ा? बिल्कुल नहीं। ठीक है चाचा, आप जल्दी से इंतजाम कर लीजिए। वे आधे घंटे में आ जाएंगे। आर्यन और मैं आज दोपहर स्कूल नहीं जाएंगे। क्या आप कक्षा शिक्षिका से हमारे लिए छुट्टी मांग सकते हैं? हमें कुछ काम निपटाने हैं, रोहन गुप्ता ने कहा। समझ गया, मेरी खबर का इंतजार करो। फोन रखने के बाद संजय शर्मा अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और सोचने लगे कि वह किसे चुनेगा। कुछ देर बाद उन्होंने अपना लैंडलाइन फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। रवि, एक क्षण के लिए मेरे कार्यालय में आओ। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने शुरू में मौके पर ही मध्यस्थता करने का इरादा किया था। दोनों पक्षों को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची। एक को जलाया गया, दूसरे को थप्पड़ मारा गया। कोई गंभीर बात नहीं हो सकती। क्या एक थप्पड़ से सचमुच इतना नुकसान हो सकता है? वह इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सबको वापस थाने ले जाना एक झंझट होगी और उनका काम और भी बढ़ जाएगा। हालांकि महेश पटेल ने मुआवजे पर जोर दिया। जब तक उसे मुआवजा नहीं मिल जाता, वह पीछे नहीं हटेगा। वह पूरी तरह से जिद्दी था। विक्रम रावत को एहसास था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह खुद का फायदा उठाने वालों में से नहीं था। उसने हर्जाना देने से साफ इनकार कर दिया, यहाँ तक कि अस्पताल जाकर जांच करवाने की भी जिद की। दोनों पक्ष गतिरोध की स्थिति में थे, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ये देखकर कि मध्यस्थता अप्रभावी थी और ये लगातार झगड़ा सचमुच परेशान करने वाला था, उसने उन सभी को वापस थाने लाने के बारे में सोचा, उन्हें एक अच्छा सबक देने के लिए। कार में विक्रम रावत और उसके दो साथी महेश पटेल को घूर रहे थे, उससे बदला लेने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने महेश पटेल को सबक सिखाने के लिए उसका थोड़ा खून बहाने की भी योजना बना ली थी। महेश पटेल ने वाहन की अगली पंक्ति से रियर व्यू मिरर में विक्रम रावत की आंखें देखीं। इससे वो घबरा गया। वह तो बस एक छोटा व्यापारी था। वह इन गुंडों से उलझने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे बस यही उम्मीद थी कि रोहन गुप्ता ने उसे धोखा नहीं दिया होगा।
और ये लोग हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और उसे परेशान करना बंद कर देंगे, वरना उसका नवोदित व्यवसाय बर्बाद हो जाएगा। हर दिन चोरों से सावधान रहना बहुत थका देने वाला था। क्या आपके चीफ अनिल आज यहाँ है? प्रमुख पुलिस अधिकारी यह सुनकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि महेश पटेल उनके प्रमुख को जानता होगा। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ वह है। क्या आप हमारे चीफ को जानते हैं? कुछ कुछ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उनसे मिल पाऊंगा, महेश पटेल ने अस्पष्टता से उत्तर दिया। ठीक है, मैं देखूंगा कि वो उपलब्ध हैं या नहीं। धन्यवाद। महेश पटेल ने अपना आभार व्यक्त किया। आपका स्वागत है, बस मेरे संदेश की प्रतीक्षा करें। जरूर। ये देखकर विक्रम रावत को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। क्या हो सकता है कि दूसरे पक्ष के वाकई कुछ गंभीर संबंध हों, या फिर ये सब उससे पैसे ऐंठने की साजिश थी? विक्रम रावत को धीरे धीरे समझ आने लगा था। हालांकि उसे अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक मामूली वसूली से ज्यादा कुछ था। वे उसे एक बड़ा झटका देने की तैयारी में थे। विक्रम रावत ने मन ही मन उपहास किया। सबसे बुरी स्थिति तो ये थी कि वह अपना अहंकार ही निगल जाएगा। एक बार मैं बाहर निकल गया तो वह उन्हें दोबारा अपने संपर्कों का इस्तेमाल करने का मौका नहीं देगा। एक छोटे व्यापारी द्वारा धमकाए जाने को वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था? 3 मिनट बाद नहीं, इससे पहले कि महेश पटेल अपना बयान शुरू करते, उन्हें अनिल ठाकुर ने बुला लिया। दूसरे तल पर स्थित कार्यालय में पहुंचना, दरवाजा अभी भी खुला था। महेश पटेल दरवाजे से देख सकता था कि अनिल ठाकुर अपनी मेज पर नहीं थे, बल्कि खिड़की के पास आराम से चाय पी रहे थे। उसे कोई बुरा इरादा नहीं लगा, वो उम्रदराज हो रहे थे। जीवन में कई अनुभवों के बाद उन्होंने चीजों को सहजता से लेना सीख लिया था। उनके पास युवाओं की आवेग और जुनून नहीं था, न ही उन्हें कोई रंजिश रखने में रुचि थी। उनकी परवाह बस इतनी थी कि अपनी जिंदगी अच्छे से जिएं। हमेशा इस बात और उस बात से नाराज रहने से समय के साथ व्यक्ति का दिल धीरे धीरे विकृत हो जाता है। महेश पटेल ने ऐसे कुछ लोगों को देखा था जो अविश्वसनीय रूप से नाजुक थे। जब चीजें उनके मन मुताबिक नहीं होती थीं या उन्हें गलत समझा जाता था, तो वे इस बात और उस बात की शिकायत करते थे। शुरुआत में महेश पटेल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसी शिकायतें नियमित रूप से सुनने के बाद ऐसा लगने लगा था जैसे सरकार ने कभी कुछ सही नहीं किया। सबको एक ही रंग में नहीं रंग सकते। बहुत सारे लोग हैं जो सपने और जुनून रखते हैं। ज्यादातर लोग ईमानदारी से अपनी भूमिकाओं में योगदान देते हैं, जिससे देश सुचारू रूप से चलता है। हालांकि अच्छी तरह से शिक्षित नहीं थे। मध्यम आयु की ओर बढ़ रहे महेश पटेल ने इस तथ्य को पहचान लिया था। महेश पटेल आ गए। हाँ, अपने काम में व्यस्त रहो, अनिल ठाकुर ने संक्षेप में सिर हिलाया। सुना है आप मुझसे मिलना चाहते थे? अनिल ठाकुर ने पूछा। वह महेश पटेल के ढाबे के बारे में जानते थे और वहां 2 बार खाना खा चुके थे। खाना वाकई अच्छा था। हालांकि उन्हें याद नहीं था कि महेश पटेल का किसके साथ संबंध था। अगर यह कोई उच्च रैंकिंग अधिकारी होता तो उन्हें निश्चित रूप से इसकी खबर मिलती, लेकिन स्पष्ट रूप से महेश पटेल उस श्रेणी में नहीं आते थे। उन्होंने बस यही मान लिया कि यह किसी दोस्त का संबंध होगा, इसलिए वो इस बारे में काफी सहज थे। बात यह है कि नीचे मौजूद उन व्यक्तियों ने कुछ दिन पहले हमसे कुछ हजार रुपये की उगाही करने की कोशिश की थी और आज उन्होंने मेरे एक कर्मचारी को पीटा। इसलिए मैं चीफ अनिल से न्याय की गुहार लगाना चाहता हूं। महेश पटेल ने सावधानी से स्थिति समझाई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं जिस दोस्त का जिक्र कर रहे हैं वह कौन है? अनिल ठाकुर ने तुरंत सहमति नहीं दी। संजय शर्मा, महेश पटेल ने कहा। उन्हें समझ नहीं आया कि रोहन गुप्ता ने उन्हें अनिल ठाकुर के सामने यह मामला उठाने का निर्देश क्यों दिया था, जिनके साथ उनका कोई खास अच्छा रिश्ता नहीं था। लेकिन ये स्पष्ट था कि रोहन गुप्ता ये जानबूझकर कर रहा था। वह वास्तव में मदद मांगने की कोशिश नहीं कर रहा था और उसके इरादे निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक नहीं थे। ये सोचकर महेश पटेल के माथे पर ठंडा पसीना छलकने लगा। वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि रोहन गुप्ता उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। संजय शर्मा का नाम सुनते ही अनिल ठाकुर का चेहरा ठंडा पड़ गया। उनके साले का मामला अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ था, वह इसे कैसे भूल सकते थे? ये घटना उनके हलकों में पहले ही आम बात बन चुकी थी। उनके छोटे साले को संजय शर्मा ने आधे महीने के लिए हिरासत में रखा था। इस आधे महीने के दौरान उनकी पत्नी और सास दिन रात उन पर बड़बड़ाती रहीं, जो उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। इसके अलावा संजय शर्मा पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, जो इस मामले को थमने नहीं देना चाहता था। अनिल ठाकुर पूरी तरह से नियंत्रणहीन अवस्था में थे। इस दौरान अनिल ठाकुर मन ही मन चिल्ला रहे थे, अंततः तुम मेरे हाथों में हो। अनिल ठाकुर के मन में हजारों विचार उमड़ पड़े। उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया कि कैसे वो इस स्थिति का इस्तेमाल करके महेश पटेल को सबसे पहले सबक सिखाएं। जब संजय शर्मा उनसे मदद की भीख मांगने आएगा तो वो उसे जोरदार थप्पड़ मारेगा। क्या आपके पास सबूत है कि उनकी चोटें कितनी गंभीर हैं? ये भारी पक्षपातपूर्ण प्रश्न सुनकर महेश पटेल को एहसास हुआ कि वह स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष का समर्थन कर रहा था। लेकिन रोहन गुप्ता ने उसे पहले ही बता दिया था कि इस प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है।
अगर उन आदमियों को एक बार हिरासत में ले लिया जाए और वह सुरक्षा शुल्क का मामला उठा ले तो उसे किसी और चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और यह पटकथा वाला दृश्य यहीं खत्म हो सकता है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। हम उस समय बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन लोगों को बस मामूली जलन हुई थी, महेश पटेल ने बताया। बिना सबूत के बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। और क्या जलने को भी चोट नहीं माना जाता? अनिल ठाकुर ने बचाव करते हुए जवाब दिया। फिर उन्होंने अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल किया और एक अधीनस्थ को बुलाया। चीफ, आपको क्या चाहिए? क्या उनके बयान पूरे हैं? अनिल ठाकुर ने पूछा। वे खत्म हो गए। घटना बिल्कुल सीधी सादी थी और कोई खास नुकसान नहीं हुआ। जिस पक्ष ने मारपीट की थी वह इलाज का खर्च उठाने को राजी हो गया है, लेकिन जिस पक्ष को मारपीट का सामना करना पड़ा वह ढाबे को हुए नुकसान और भावनात्मक परेशानी के लिए मुआवजा मांग रहा है, अधीनस्थ ने बहुत हैरान होकर बताया। बॉस बेरोजगार लोगों के एक समूह को हद से ज्यादा नाराज करने पर अड़ा हुआ था, जो कि बेतुका था, लेकिन दिखावे में धोखा हो सकता है और वह समझ नहीं पा रहा था कि असल में क्या हो रहा है। ये देखकर कि उनके अधीनस्थ ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है। अनिल ठाकुर ने महेश पटेल की ओर देखा। महेश पटेल ने देखा कि अनिल ठाकुर उनकी ओर देख रहे हैं और वह समझ गया कि अब अपना रुख बताने की उनकी बारी है। ठीक है, लगता है मुझे कुत्ते ने काट लिया है। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। मैं अपने कर्मचारियों को मना लूंगा। महेश पटेल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का नाटक किया। उनका चेहरा गंभीर लग रहा था। महेश पटेल की परेशानी देखकर अनिल ठाकुर को खुशी का एहसास हुआ। अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने इसे सुलझा लिया। तुम्हें एक पूरक बयान भी देना चाहिए, अनिल ठाकुर ने फिर कहा। ठीक है। महेश पटेल की पीछे हटती हुई आकृति को देखकर अनिल ठाकुर ने धीरे से कहा, असली शो अभी शुरू हुआ है। लेकिन कौन सिर्फ देख रहा है और इस शो का हिस्सा कौन है? वो अभी भी निश्चित नहीं थे। उनका बयान दर्ज किया गया। विक्रम रावत को डर लगने लगा। वह हिरासत में लिए जाने से नहीं डरता था। हालांकि उन पर हत्या का आरोप लगाया गया था और वे सहज रूप से भयभीत महसूस कर रहे थे। सुरक्षा गार्डों को देखकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ रहा हो, और जब वे एक पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर रहे थे जहां चारों ओर सभी वास्तविक पुलिस अधिकारी थे, तो उनका डर और भी अधिक स्पष्ट हो गया। डर खत्म नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्ति के सिद्धांत का पालन करते हुए वह जानता है कि जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध हों तो उससे लड़ना बेहतर है। वो चिकित्सा व्यय का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। जहां तक उनकी अपनी चोटों का सवाल है, तो उन्हें मैदान से बाहर होने के बाद भी उन्हें सहना पड़ा और उनसे निपटना पड़ा। भावनात्मक कष्ट के लिए मुआवजा मांग रहे अमित शर्मा के बारे में सोचकर विक्रम रावत को इतना गुस्सा आया कि वह उसे मुक्का मारने को तैयार हो गया। विक्रम रावत को लगा कि वह भावनात्मक रूप से ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी पैंट गीली हो जाएगी। और ढाबे में हुए नुकसान की भरपाई करने का उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ ही समय बाद ये जानने पर कि महेश पटेल ने उनकी मुआवजा योजना स्वीकार कर ली है, विक्रम रावत ने राहत की सांस ली। वो अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। आज जब से वो पुलिस स्टेशन में आया है, न जाने क्यों उसे एक भयानक पूर्वाभास हो रहा है। वह बेचैनी से भरा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए उसने इसे अपने डर का नतीजा बताया। महेश पटेल ने अपना बयान समाप्त किया। विक्रम रावत ने अनिच्छा से अपनी जेब से 500 रुपये निकाले। महेश पटेल की आंखों में ठंडी निगाहों से घूरते हुए मानो कह रहे हों कि तुम खत्म हो गए हो। महेश पटेल को भी अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, चूंकि उसने विक्रम रावत को पहले ही नाराज कर दिया है, इसलिए अब डरने का कोई मतलब नहीं है। यह एहसास होते ही महेश पटेल ने भी विक्रम रावत को घूर कर देखा। बिना किसी डर का संकेत दिखाए सुलह समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद महेश पटेल सीधे पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। सीधे घर नहीं, वह आखिरी दृश्य देखना चाहता था जिसमें विक्रम रावत वहां से बाहर निकल रहा था, लेकिन लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद भी उसने उन्हें नहीं देखा था। महेश पटेल भी थोड़ा हैरान थे, इसलिए उसने रोहन गुप्ता को बुलाया। मैं बाहर हूं। उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए, लेकिन वे गुंडे अभी भी अंदर हैं। क्या कुछ नया हो रहा है? वे वहां कब से हैं? रोहन गुप्ता ने पूछा। लगभग 10 मिनट, महेश पटेल ने सच्चाई से उत्तर दिया। चिंता मत करो अंकल पटेल, मुझे पता है क्या हो रहा है। आप पहले वापस आएं। मैं ढाबे में आपका इंतजार कर रहा हूं। मेरे पास एक योजना है। इस समय रोहन गुप्ता के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूं। महेश पटेल ने फोन रख दिया और ढाबे के लिए टैक्सी बुला ली। दूसरी मंजिल अनिल ठाकुर का कार्यालय। मैंने सुना है कि तुम लोग कुछ दिन पहले सुरक्षा शुल्क के लिए उस ढाबे में गए थे। अनिल ठाकुर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और विक्रम रावत और अन्य दो को मुस्कुराते हुए देखा। वे तीनों एक पंक्ति में खड़े थे। अनिल ठाकुर की मेज के सामने घबराहट महसूस कर रहे थे। वे जा सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनिल ठाकुर उनसे क्यों मिलना चाहते थे।
हम फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे और हम अपने तरीके बदलकर नया जीवन शुरू करेंगे, विक्रम रावत ने तुरंत कहा। यहाँ तक कि नया जीवन शुरू करने की बात भी की, हालांकि वह इतना घबराया हुआ था कि अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहा था। पहले कमजोरी दिखाना जरूरी था। हाँ, लोगों को हमेशा अपने काम में दृढ़ रहना चाहिए। मुझे उन लोगों से नफरत है जो आधे रास्ते में हार मान लेते हैं, अनिल ठाकुर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तीनों को इतना डरा हुआ देखकर उनका अहंकार काफी संतुष्ट हो गया। विक्रम रावत पहले तो समझ नहीं पाया। जैसे ही उसने फिर से आश्वासन देने की तैयारी की, उसे अचानक कुछ समझ आया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि अनिल ठाकुर क्या कहना चाहते थे। स्पष्ट रूप से उन्हें महेश पटेल के खिलाफ बदला लेने का निर्देश दिया गया था, लेकिन क्या वह महेश पटेल को नहीं जानते थे? फिर वो उसकी मदद क्यों करेंगे? क्या उनके बीच कोई रंजिश नहीं थी? ज्यादा सोचने के बिना उसने इसे समझने की कोशिश छोड़ दी। आपका मतलब है कि मुझे महेश पटेल को परेशान करना जारी रखना चाहिए? ज्यादा मत सोचो, मैंने कुछ खास नहीं कहा। मैं बस अपने जीवन के सबक साझा कर रहा था। तुम्हें जो भी करो उसमें दृढ़ रहना चाहिए, समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बनो, अनिल ठाकुर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। समझ गया। हम सभी कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। हम जानबूझकर कानून नहीं तोड़ेंगे। हम सभी अपने सपनों के लिए प्रयास करने वाले युवा हैं। बस हमें अभी तक सही अवसर नहीं मिले हैं। इन शब्दों को कहते हुए विक्रम रावत मन ही मन उन्हें पुरानी लोमड़ी कहकर कोस नहीं सका। उसने अनिल ठाकुर के इरादों को पूरी तरह से समझ लिया था, हालांकि वो अभी भी यह नहीं समझ पाया कि उसकी पहचान सभी शामिल लोगों के लिए केवल एक सौदेबाजी का साधन थी। शायद यही छोटे मोटे लोगों की त्रासदी थी। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे समाज में और योगदान दे सकते हो। ये देखकर कि दूसरा पक्ष उनके अर्थ को समझ गया, अनिल ठाकुर ने एक जानकार मुस्कान दिखाए। आंतरिक रूप से विक्रम रावत ने उनके पाखंड को कोसा। अकथनीय काम करते हुए भी संत बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अपने चेहरे पर यह विचार दिखाने की हिम्मत नहीं कर सका। निश्चिंत रहें, हम आपको निराश नहीं करेंगे, विक्रम रावत ने बिना सोचे समझे एक ढीला ढाला सलाम किया। हम भविष्य में सलाम करने की जरूरत नहीं, यह उस इशारे का अपमान है। तुम लोग अब जा सकते हो, अनिल ठाकुर ने अपने हाथ से इशारा किया। एक सार्वजनिक अधिकारी के रूप में वह किसी को भी सलाम के इशारे का लापरवाही से मजाक उड़ाने की अनुमति नहीं देंगे, खासकर जब वे लोग 3 गुंडे हों। वह इसे अच्छी तरह जानते थे। हाँ, ये सुनकर विक्रम रावत ने जल्दी से अपना हाथ नीचे किया और मुस्कुराते हुए चला गया। तुरंत बाद विक्रम रावत और उसके 2 आदमियों ने झुककर अभिवादन किया और कार्यालय से चले गए। विक्रम रावत और अनिल ठाकुर के बीच पूरी बातचीत ज्यादा लंबी नहीं थी। विक्रम रावत के 2 अनुयायी पूरी तरह से हैरान थे। शुरू से अंत तक उन्हें समझ नहीं आया कि उनके बॉस और चीफ क्या बात कर रहे थे, क्यों उनके बॉस और चीफ पहेलियों में बात कर रहे थे, और यह कैसे महत्वाकांक्षी युवाओं के विषय पर खत्म हुआ। एक अनुयायी ने धीमी आवाज में पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, बॉस, आप लोग अभी क्या बात कर रहे थे? विक्रम रावत रुका, आसपास देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई नहीं है। फिर उसने विजयी भाव के साथ कहा, मूर्खों, शायद उनकी महेश पटेल के साथ कोई रंजिश है और वह हमें उससे निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह पुरानी लोमड़ी कोई मौखिक सबूत नहीं छोड़ना चाहती। अगर तुम्हारा स्मार्ट बॉस न होता तो मुझे शायद समझ भी नहीं आता। ये सुनकर दोनों गुर्गों को अचानक समझ आया। अगर उन्होंने दोनों लोगों की बातचीत को इस संदर्भ में रखा तो सब कुछ समझ में आता था। ये बस बहुत डरावना था। इस बार हम उस महेश को आसानी से छोड़ नहीं सकते। हमें उसे कड़ा सबक सिखाना होगा। हाँ, पहले घर चलो। इस मामले पर सावधानी से सोचना होगा। हम आज जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। हमें आवेग में नहीं आना चाहिए। इस बार हमें उसे ऐसा सबक देना होगा जो वो कभी न भूले। विक्रम रावत ने अपनी मुठ्ठियां भींची और अपनी नफरत व्यक्त की। ठीक है, बॉस की बात मानते हैं। पहले घर चलो और एक पक्की योजना बनाते हैं। सिर्फ महेश पटेल ही नहीं, उस अमित शर्मा को भी सबक सिखाना होगा। वह बहुत ही कष्टप्रद है। फिर भी हमें किसी भी नुकसान से सावधान रहना होगा। हमें भी पर्याप्त डरना होगा, है ना? सही, उसे सबक सिखाओ। इस समय बदला लेने का सपना देख रहे तीनों ने अपनी सामान्य सावधानी खो दी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनका पीछा किया जा रहा था। तथाकथित अज्ञानी को कुछ भी डर नहीं होता। लोग इस तरह के लोगों के बारे में ऐसा ही कहते हैं। लक्ष्य बाहर आ गया है, मैं पीछा कर रहा हूँ। पीछा करते रहो। हाँ, महेश पटेल ढाबे पर लौट आए। रोहन गुप्ता को भी अपने चाचा का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे तीनों का पीछा कर रहे हैं और उनके निवास का पता लगा लिया है। उनके चाचा ने रात में गिरफ्तारी की योजना बनाई ताकि जितनी जल्दी हो सके परिणाम मिल सके और कोई जटिलता न आए। उन्होंने अपने चाचा को मामले के सबूतों की श्रृंखला के बारे में पहले ही बता दिया था। अपराध में इस्तेमाल हथियार और जैड पेंडेंट। जब समय आएगा वे अपराधियों और सबूतों दोनों को पकड़ लेंगे। जैड पेंडेंट के बारे में सुनकर संजय शर्मा को वास्तव में राहत मिली। इतने महत्वपूर्ण सबूत के बारे में उन्हें कैसे नहीं पता होगा।
इतने महत्वपूर्ण मामले को सुलझाने का विचार संजय शर्मा के दिल में उत्साह जगा रहा था। जैसे जैसे स्थिति इस बिंदु तक विकसित हुई, रोहन गुप्ता ने आखिरकार राहत की सांस ली। जाल बिछ चुका था, अब बस इसे बंद करना बाकी था। शुरुआत में वह सिर्फ चाहता था कि तीनों को पकड़ा जाए और अनिल ठाकुर को कुछ परेशानी दी जाए, लेकिन अनिल ठाकुर ने आश्चर्यजनक रूप से सहयोग किया। उन्होंने सीधे इसमें शामिल हो गए और अब यह मामला दिलचस्प हो रहा था। मूल रूप से रोहन गुप्ता ने सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा खोदा था, लेकिन अनिल ठाकुर ने सोचा कि यह गड्ढा खुद को और अपने लोगों को दफनाने के लिए बनाया गया था, इसलिए उन्होंने इसे और गहरा खोद दिया। इस बारे में सोचते हुए रोहन गुप्ता के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान उभरी। इसके बाद जो हुआ वो पूर्वानुमानित था। विक्रम रावत और उसके दो साथियों के अपने स्थान पर लौटने के आधे घंटे बाद उन्हें संजय शर्मा और उनकी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। विक्रम रावत चिल्लाता रहा कि वे अनिल ठाकुर के दोस्त हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वे अपराधियों द्वारा किसी ताकतवर व्यक्ति को जानने का दावा सुनने के आदी थे। उन्होंने यह बात इतनी बार सुनी कि उनके कान कठोर हो गए थे। वे इस तरह के अनोखे बहानों से थक चुके थे। एक बार थाने पर तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई, अकाट्य सबूत और जैद लटकन का सामना करना पड़ा। हल्की सजा पाने की उम्मीद में एक गुर्गे ने पहले अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पहली सफलता के बाद मामला आसानी से सुलझ गया। बाकी दो ने तुरंत अपने अपराध कबूल कर लिए, जिसमें स्वाद बहार ढाबे में सुरक्षा शुल्क वसूलना भी शामिल था। इसके अलावा उन्होंने अनिल ठाकुर के बारे में भी जानकारी दे दी और उसे दफना दिया। उस पल में पूछताछ को लिखने वाले व्यक्ति के दिमाग में केवल एक ही विचार दर्ज था। उन्होंने एक बड़ा मछली पकड़ा। संजय शर्मा को प्रतिलिपि प्राप्त हुई। इस पर ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। फिर उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी राकेश जोशी को फोन किया। चूंकि पूरा मामला अब दिन के उजाले की तरह साफ हो चुका था, इसलिए नियमानुसार उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना था, इससे पहले कि प्रमुख इसकी सूचना ऊपर दे दें। यदि वे रैंक तोड़ दें और समय से पहले रिपोर्ट कर दें, ये सीमाओं का अतिक्रमण होगा। संजय शर्मा की रिपोर्ट सुनकर राकेश जोशी हैरान रह गए। मामला उनके अधिकार क्षेत्र में सुलझाया गया। उन्होंने तुरंत सोचा कि इससे उन्हें कितना फायदा हो सकता है। हालांकि चूंकि संजय शर्मा ही वो व्यक्ति था जिसने इस मामले को सुलझाया था और वह स्वयं शहर से बाहर था, वो अधिक से अधिक एक नेता के रूप में ही श्रेय का दावा कर सकते थे। तुरंत उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया, जयपुर नगर के कानूनी मामलों के सचिव विनोद खन्ना। तब उन्हें समझ आया कि संजय शर्मा का क्या मतलब था। वह श्रेय तो बांट सकता था, लेकिन कुछ हद तक। लेकिन भले ही संजय शर्मा का मतलब ऐसा न हो, राकेश जोशी जानता था कि आगे क्या करना है। एक सामान्य मामले के लिए श्रेय लेना तो ठीक था, लेकिन ये कैसा मामला था? अगर वह अपने बेटे की जान की कीमत पर अपना करियर आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो लोग क्या सोचते? इसका अंत तो बहुत बुरा होता। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। घर के नेता उसे बहुत डांटते थे। उसे अंदर और बाहर दोनों जगह से धिक्कारा जाएगा। जहां तक अनिल ठाकुर का सवाल है, विनोद खन्ना को जब ये कबूलनामा मिला तो उन्हें पता चल गया कि अनिल ठाकुर का अंत हो चुका है। अनिल ठाकुर गंभीर रूप से दोषी था, और वह भी मामूली तौर पर नहीं। वह विक्रम रावत के साथ मिलकर अधिकारियों के साथ खिलवाड़ कर रहा था, इसलिए विनोद खन्ना को इस मामले में कोई ठोस कदम उठाना पड़ा। नगर निगम पार्टी समिति के निर्देशों का पालन करते हुए विनोद खन्ना ने प्रांतीय विभाग को रिपोर्ट दी। शहर के नेताओं ने तत्काल एक बैठक बुलाई। इस चरण में मामला ठोस सबूतों के साथ सुलझा हुआ माना गया। प्रांतीय विभाग अगले दिन संदिग्ध को स्थानांतरित करेगा। स्थायी समिति का एक मुख्य एजेंडा था अनिल ठाकुर। कबूलनामे में उल्लिखित सपनों पर डटे रहो के बारे में सोचकर नेताओं के चेहरे शर्मिंदगी से लाल हो गए। उन्हें डर था कि वे प्रांत तक अपनी इज्जत खो देंगे, इसलिए उन्होंने अनिल ठाकुर के प्रति गुस्सा भड़काया। वे चाहते थे कि वह अपने कार्यों की कीमत चुकाए, जिन्होंने उनकी पूरी नगर समिति को उनके वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपमानित किया था। मामले की गोपनीयता के कारण इस समय अनिल ठाकुर केवल इतना जानते थे कि संजय शर्मा ने एक महत्वपूर्ण मामला सुलझाया था, लेकिन उन्हें विवरण या इसमें शामिल लोगों का पता नहीं था। भले ही एक बड़ा मामला सुलझ गया हो तो क्या, भले ही उनकी पदोन्नति हो जाए तो क्या, ज्यादा से ज्यादा वो अनिल ठाकुर के समान स्तर पर होगा, जो अभी भी उनके जीवन को दुखी करने की क्षमता रखते थे। अनिल ठाकुर उस फैंटेसी में खो गए थे जहां संजय शर्मा उनकी दया की भीख मांग रहे थे, जिससे उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो इस फैंटेसी का आनंद ले पाते, अभियोजक के कार्यालय के अधिकारियों ने एक हैरान अनिल ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। जहां तक अनिल ठाकुर के साथ अंत में क्या हुआ, इस बिंदु पर किसी को परवाह नहीं थी। सबकी रुचि अब संजय शर्मा में थी, जिन्होंने इस मामले को सुलझाया था। अनिल ठाकुर द्वारा छोड़ी गई खाली जगह के लिए नेताओं के मन में पहले से ही एक उम्मीदवार था। हालांकि संजय शर्मा के मामले को संभालने में कुछ प्रक्रियात्मक खामियां थीं, लेकिन उनकी योगदान की तुलना में वे मामूली थीं और उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता था।
इसके अतिरिक्त शहर के नेताओं को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने योगदान को प्रस्तुत करना था। विनोद खन्ना की जोरदार सिफारिश के साथ उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया। संजय शर्मा उस रात घर नहीं गए। विभिन्न रिपोर्ट और घटनाएं एक के बाद एक आ रही थीं। उन्हें रात भर थाने में ही काम चलाना पड़ा। अगले दिन और भी काम करने थे। ये सुनकर कि विक्रम रावत और अन्य लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, रोहन गुप्ता ने फोन रख दिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने महेश पटेल की ओर देखा। अंकल पटेल, अब आपको उन गुंडों के फिर से आने की चिंता नहीं करनी होगी। सचमुच क्या हो रहा है? तुमने क्या किया? महेश पटेल ने जिज्ञासा के साथ पूछा। अभी भी अंधेरे में थे? वे लोग भगोड़े थे, मेरे चाचा ने उन्हें पकड़ लिया है, रोहन गुप्ता ने लापरवाही से कहा। ये सुनकर कि वे भगोड़े थे, महेश पटेल हैरान रह गए। भगोड़े? चिंता मत करो, उन्हें पकड़ लिया गया है और वे फिर से बाहर नहीं आ सकते, रोहन गुप्ता ने कहा। जिन हत्यारों ने जानबूझकर अपने बेटे को मारा उन्हें आमतौर पर मौत की सजा नहीं दी जाती, लेकिन जब अपने बेटे के हत्यारों का सामना करना पड़ा। तस्क महेश पटेल भी मूर्ख नहीं थे। रोहन गुप्ता के पिछले कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। तुमने इस नाटक का निर्देशन किया? हाँ, जैसा तुमने सोचा, रोहन गुप्ता ने स्पष्ट नहीं किया। अंकल पटेल, ज्यादा मत सोचो, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बाकी के बारे में मत पूछो, बस इतना जान लो कि हम एक ही पक्ष में हैं, रोहन गुप्ता ने महेश पटेल को और कल्पना करने से रोका। महेश पटेल ने गहरी सांस ली। खैर, वाकई इतना सोचने की क्या जरूरत, वो और रोहन गुप्ता एक ही पक्ष में हैं। अंत में सच जानने वाले महेश पटेल ने शुरू में अकेले नुकसान उठाने की सोची। आखिरकार यह एक बार और हमेशा के लिए समाधान था और वह रोहन गुप्ता के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। हालांकि रोहन गुप्ता ने बराबर बांटने पर जोर दिया और महेश पटेल अब और बहस नहीं कर सके। उन्होंने दुकान के मुनाफे से पैसा लेने का फैसला किया। लाभांश से कटौती की गई। साथ ही उन्होंने अमित शर्मा को चुप रहने की चेतावनी दी। अगर योजना लीक हो गई तो वह जिम्मेदार होगा। अमित शर्मा ने तुरंत गोपनीयता रखने का वादा किया। रात के खाने के बाद घर लौटे रोहन गुप्ता से उनकी चाची ने सवाल किया। बेशक वह सच नहीं बताएंगे और इसके बजाय अपने चाचा के साथ चर्चा की गई एक बहाना दे दिया, वरना उनकी चाची उन्हें ताने मार मार कर परेशान कर देती। हालांकि उन्होंने पूरे दोपहर की कक्षाएं छोड़ दी थीं, फिर भी उन्हें अपना होमवर्क करना था। उनके शिक्षक ने उनके पड़ोस के टॉप स्टूडेंट से उनका स्कूल बैग वापस लाने को कहा था। रात भर कुछ नहीं हुआ। अगले दिन रोहन गुप्ता जल्दी स्कूल आए। कैंपस में चलते हुए रोहन गुप्ता को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। कल उन्होंने अपने जीवन की पहली महत्वपूर्ण चीज की थी, एक गड्ढा खोदा। इस कार्रवाई का उनका मूल्यांकन एक शब्द था, अतिशयोक्तिपूर्ण। अगला उन्हें सिस्टम टास्क करना था। रोहन गुप्ता, जैसे ही रोहन गुप्ता सिस्टम टास्क के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने अचानक एक परिचित आवाज सुनी जो उनका नाम पुकार रही थी। उन्होंने सिर घुमाकर देखा, ये प्रिया मल्होत्रा थी। रोहन गुप्ता को सिर घुमाते देख उनके सुंदर चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गई। प्रिया मल्होत्रा ने रोहन गुप्ता की ओर कदम बढ़ाए और थोड़े सवालिया लहजे में कहा, तुम कल दोपहर कक्षा में क्यों नहीं आए? शिक्षक ने कहा कि तुम्हें कुछ काम था, लेकिन मुझे नहीं बताया कि क्या था। हालांकि वे केवल एक दोपहर के लिए अलग हुए थे। प्रिया मल्होत्रा, जो 2 साल से रोहन गुप्ता पर क्रश रखती थीं, चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाईं। ये क्रश गहरे छिपा हुआ था। उन्हें रोहन गुप्ता की मंगेतर और उनके गहरे रिश्ते के बारे में पता था। वो उनके रिश्ते को नष्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इसे अपने तक ही रखा। बाद में उन्होंने सोचा कि वह रोहन गुप्ता को क्यों पसंद करती हैं। उनके पास चाहने वालों की कमी नहीं थी, नहीं उन्होंने रोहन गुप्ता से ज्यादा उत्कृष्ट लोगों से मुलाकात नहीं की थी, और रोहन गुप्ता इतने सुंदर भी नहीं थे। आधे महीने तक सोचने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें रोहन गुप्ता का शालिनी वर्मा के लिए प्यार और समर्पण पसंद था। यदि कोई शब्द था जो उनकी सोच को व्यक्त कर सकता था, वह होगा बकवास। उन्हें किसी को पसंद करने का कारण ये था कि वह किसी और को पसंद करता था। यह एक जटिल रिश्ता था जिसे किसी भी पाठ्य पुस्तक से समझा नहीं जा सकता था। साथ ही आर्यन पटेल भी वहां नहीं था। उन्हें लगा कि दोनों ही मुसीबत में हैं। उन्होंने कक्षा शिक्षिका से पूछा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। कक्षा शिक्षिका ने कुछ नहीं बताया। ये कुछ नहीं है, बस दूसरों की मदद करना है, रोहन गुप्ता ने समझाया। अपने पिछले जीवन के बारे में सोचते हुए उनके दिल में अपराध बोध महसूस हुआ। प्रिया मल्होत्रा कोई शर्मीली लड़की नहीं थी। वह स्वतंत्र, मजबूत और निर्णायक थी। छोटी सी उम्र में ही वह अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर थी, और उनके चेहरे पर कभी भी कोई मूर्खतापूर्ण या शर्मीली अभिव्यक्ति नहीं दिखती थी। उनके साथ उनकी सारी बातचीत और अवलोकन अनजाने में हुए थे। प्रिया मल्होत्रा को समझते हुए रोहन गुप्ता प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। औरतें वाकई अभिनय में माहिर होती हैं। एक समझदार औरत तो बस अभिनय की रानी होती है।
अगर उन्हें पता न होता कि वह हाई स्कूल से ही उनसे मन ही मन प्यार करती रही है, तो कोई भी यह नहीं बता पाता कि प्रिया मल्होत्रा को रोहन गुप्ता पसंद है या उनके मन में उनके लिए कोई भावनाएं हैं। 3 नवंबर, चंद्र कैलेंडर, 21 सितंबर, यात्रा के लिए अच्छा दिन है। पिछली दोपहर, ढाबे में समाचार की प्रतीक्षा करते समय रोहन गुप्ता ने इस महीने के सिस्टम अनुशंसित ग्राहक से पहले ही संपर्क कर लिया था। देवेंद्र सिंह की तरह जैसे ही उन्हें रोहन गुप्ता की बेहद कम ब्याज दरों और अनुकूल शर्तों के बारे में पता चला, वे तुरंत आज मिलने के लिए तैयार हो गए। जहां तक दूसरे पक्ष के जीविकोपार्जन का प्रश्न है, रोहन गुप्ता ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसे उचित समय पर पता चल जाएगा। इस कार्य की विषय वस्तु लगभग पिछली बार जैसी ही थी, लेकिन स्थान बदलकर उनका अपना ढाबा हो गया था। महेश पटेल को अब पता चला कि रोहन गुप्ता अन्य ऋण व्यवसाय भी चला रहा था। उनका अपना ढाबा बातचीत का अड्डा बन गया था। चतुर महेश पटेल ने सोचा, ये तो नियमित ग्राहक पाने के बराबर है। हालांकि रोहन गुप्ता सिर्फ एक व्यक्ति था, लेकिन कर्ज की जरूरत वाले ज्यादातर लोग मालिक थे। इस प्रकार के लोगों के अक्सर बहुत सारे दोस्त होते थे। वे अक्सर बहुत अधिक मात्रा में भोजन भी करते थे। उनके नेटवर्क जटिल थे। रोहन गुप्ता के केंद्र में होने से ये जाल फैलने वाला था और लोगों की संख्या भी बढ़ने वाली थी। ये सोचकर महेश पटेल ने पहले ही रोहन गुप्ता से संपर्क किया था। उनसे कहा गया कि वे दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि भविष्य में ढाबे में और अधिक व्यवसाय लाया जा सके। महेश पटेल का मानना था कि 1 साल के भीतर व्यापार निश्चित रूप से एक कदम नहीं, बल्कि उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा और तब तक वह इसका विस्तार और सुदृढ़ीकरण कर सकेंगे और बड़े स्टोर खोल सकेंगे और अधिक पैसा कमा सकेंगे। तर्क सही था। यह व्यवहारिक रूप से उत्तम था। रोहन गुप्ता को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर दूसरे पक्ष ने लगभग सोचा कि उनका सामना किसी ठग से हो गया है, लेकिन नकदी से भरा सूटकेस और पेशेवर रूप से तैयार किए गए अनुबंध को देखकर उनका संदेह दूर हो गया। वही पुरानी दिनचर्या, अनुबंध पर हस्ताक्षर करें, धनराशि सत्यापित करें, रसीद लिखें, फिर जरूरी जानकारी की जांच पड़ताल। रोहन गुप्ता इन कामों में माहिर थे, इसलिए काम पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगा। दूसरे पक्ष की बेचैनी को देखते हुए उन्होंने जल्दी से लंच खत्म किया, पैसे दिए और चले गए। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद रोहन गुप्ता जल्दी से स्कूल वापस नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने एक जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। वो वास्तव में तुरंत देखना चाहते थे कि लेवल 2 प्रणाली में क्या परिवर्तन हुए हैं। पिछले अनुभव के साथ इस बार रोहन गुप्ता को काम पूरा करने में सिर्फ 10 मिनट लगे। सिस्टम को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद रोहन गुप्ता को तुरंत अपने शरीर में एक गर्माहट महसूस हुई, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार ओरिजिन क्यूई पॉइंट्स मिलने पर हुई थी। लेकिन इस बार ये लगभग 20 सेकंड तक चला। रोहन गुप्ता ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन अपनी व्यक्तिगत जानकारी याद करने लगे। होस्ट का नाम रोहन गुप्ता, स्तर 2 अनुभव O2O0। मासिक ऋण कोटा 3 लाख, 5 लाख व्यक्तिगत मासिक कोटा 2 लाख दिसंबर के अंत तक ओवरड्राफ्ट किया गया। निकासी योग्य संपत्तियां 2,10,000 आत्मा 51+40 शारीरिक फिटनेस 49+40। ओरिजिन क्यूई वैल्यू 40 उपलब्ध विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर। सिस्टम में काफी बदलाव आए थे। 20 ओरिजिन क्यूई पॉइंट्स और 20,000 रुपये के इनाम के अलावा विदेशी मुद्रा विनिमय का विकल्प भी था। बस इतना ही। उनकी व्यक्तिगत जानकारी से वह लेवल 2 सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव नहीं देख सके। लेवल 2 में कोई नई सुविधाएं हैं। लेवल 2 व्यक्तिगत खाते ने व्यक्तिगत खातों के लिए मुद्रा विनिमय कार्य शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिकी डॉलर की निकासी और पुनर्चक्रण की अनुमति मिलती है। सिस्टम ने साधारण तरीके से जवाब दिया, मैं अमेरिकी डॉलर की निकासी और पुनर्चक्रण को समझता हूं, लेकिन मुद्रा विनिमय का क्या मतलब है? रोहन गुप्ता ने पूछा। सिस्टम का व्यक्तिगत खाता निपटान इकाई राष्ट्रीय मुद्रा है और यह नहीं बदलेगी। भविष्य में सिस्टम चाहे जो भी मुद्रा वसूल करे, वह स्वचालित रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगी। विनिमय दर को वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर के अनुसार निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाएगा। ये सुनकर रोहन गुप्ता को थोड़ा समझ आने लगा। खाते में जो भी पैसा आएगा वो स्वचालित रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि निकासी के समय खाताधारक उपलब्ध किसी भी मुद्रा में निकासी चुन सकता था। विनिमय दर के गोल करने के बारे में ये भी समझना आसान था। रोहन गुप्ता, जो सिस्टम की गोल करने की क्षमता के आदी थे, को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। सामान्य तौर पर लेवल 2 ने विशिष्ट विदेशी मुद्राओं के लिए पुनर्चक्रण और विनिमय कार्य खोल दिए थे। रोहन गुप्ता, जो एक शक्तिशाली नई सुविधा की उम्मीद कर रहे थे, थोड़ा निराश हुए। मैंने सोचा था कि कोई आश्चर्य होगा। ये सुविधा, ये तो, रुको एक मिनट। ऐसा लगा जैसे रोहन गुप्ता को कुछ समझ आया। वह तुरंत कुर्सी से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर हैरानी का भाव था। इस सुविधा का क्या उपयोग है? बेशक यह उपयोगी है। गोल करना, यह विनिमय दर को गोल करना है। क्या ये जोखिम मुक्त आर्बिट्रेज का साधन नहीं है?
जोखिम मुक्त आर्बिट्रेज, जैसा कि नाम से पता चलता है, बिना किसी जोखिम के मुनाफा कमाना है। यहाँ एक साधारण उदाहरण है। मान लीजिए संयुक्त राज्य में ऋण की ब्याज दर 3% है और भारत में ये 6% है। क्यों न संयुक्त राज्य से उधार लिया जाए और भारतीय उद्यमों को उधार दिया जाए। इस प्रक्रिया में 3% आर्बिट्रेज मुनाफा कमाया जाए। इसमें मूल रूप से कोई जोखिम नहीं है। बेशक ये केवल समझाने के लिए एक धारणा है। वास्तविक संचालन में कई लेनदेन लागतें और अन्य जटिलताएं शामिल होंगी, मुनाफा इतना अधिक नहीं होगा। लेकिन सिस्टम में लेनदेन लागतें क्या हैं? बिल्कुल भी नहीं। और सिस्टम में जटिल प्रक्रियाएं, वह भी नहीं। सिस्टम आंतरिक रूप से मुद्रा विनिमय को तुरंत पूरा कर सकता था। अपने उत्साह को दबाने की कोशिश करते हुए रोहन गुप्ता ने एक बार फिर पुष्टि करना चाहा, इसे अस्पष्ट नहीं छोड़ा जा सकता था। सिस्टम, तुम्हारा मतलब है मैं गोल की गई विनिमय दर पर स्वतंत्र रूप से विनिमय कर सकता हूं? हाँ, लेकिन प्रतिदिन विनिमय की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। राशि पर कोई सीमा नहीं है, सिस्टम ने जवाब दिया। सिस्टम से पुष्टि प्राप्त करने पर रोहन गुप्ता का मन शांत हुआ। उन्हें चिंता थी कि उन्होंने पहले गलत समझा था और बेकार में उम्मीदें बढ़ा ली थीं। 10 बार की सीमा के बारे में रोहन गुप्ता ने स्वचालित रूप से इसे नज़रअंदाज कर दिया। इसमें शामिल हित बहुत बड़े थे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए वास्तव में $1 को 8.51 रुपये में बदला जा सकता था। हालांकि सिस्टम के भीतर गोल करने पर 9 रुपये में विनिमय हो सकता था। अगर वह फिर अपने 9 रुपये निकालता और बैंक जाता तो वह सीधे 8.51 की दर से $1 के लिए विनिमय कर सकता था। वो 0.49 का शुद्ध मुनाफा कमाएगा। 0.49 ज़्यादा नहीं लग सकता, लेकिन अगर इस संख्या को 10 मिलियन से गुना किया जाए, यह 49 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा है, जिसमें लगभग 5% का जोखिम मुक्त मुनाफा है। ये कितना पागलपन है, और यह रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच बड़े विनिमय अनुपात को ध्यान में रखते हुए है। अगर यह 1.51 होता तो प्रत्येक लेनदेन के लिए वह 1/4 का मुनाफा कमा सकता था। ये 25 लाख अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा इस लेनदेन में लगने वाला समय खाते के भीतर कुछ सेकंड तक कम किया जा सकता था। कुछ सेकंड में पैसा खाते के भीतर एक चक्कर लगाता और 1/4 का मुनाफा कमाता, जो 25% मुनाफा है। अगर 10 बार चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से गणना की जाए, मुनाफा तिगुना। इसके बारे में सोचते हुए रोहन गुप्ता ने कठिनाई से निगल लिया। ये खबर बहुत ही चौंकाने वाली थी। सिस्टम बस पागल था। अगर विनिमय दर 8.49 होती तो वह प्रक्रिया को उलट सकता था ताकि हमेशा आर्बिट्रेज के लिए जगह रहे। सिस्टम, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैं लेवल 10 परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता, रोहन गुप्ता ने हकलाते हुए कहा। यह बिना किसी शर्त के पैसे छापने की मशीन की तरह था। यह बहुत ही अविश्वसनीय था। सिस्टम के भीतर इस तरह का जोखिम मुक्त आर्बिट्रेज एक मुख्य पूरक कार्यों में से एक है और अंतरबैंक जोखिम मुक्त आर्बिट्रेज का एक प्रकार है। केवल आर्बिट्रेज के विषयों में अंतर है। ये सिस्टम के लाभों में से एक है। सिस्टम घरेलू मुद्रा की निकासी और जमा की संख्या या राशि पर कोई सीमा नहीं लगाता है। हालांकि विदेशी मुद्राओं के लिए जमा या निकासी की संख्या पर प्रतिबंध है, लेकिन राशि पर कोई सीमा नहीं है। जमा या निकासी के बावजूद सीमा प्रतिदिन 10 बार निर्धारित की गई है, जो हर 24 घंटे में रिफ्रेश होती है। ये सुनकर रोहन गुप्ता को समझ आया कि सिस्टम का क्या मतलब है। चाहे वो इस तरह के जोखिम मुक्त आर्बिट्रेज लेनदेन में कैसे भी शामिल हो, उसे अंततः सिस्टम के साथ विदेशी मुद्राओं का विनिमय करना होगा। जब तक सिस्टम संख्या को नियंत्रित रखता है, तब तक इस व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। ये समझ में आता था। इस सूचना युग में अगर लेनदेन मिलीसेकंड के भीतर किए जा सकते थे तो कोई प्रतिबंध नहीं होता। एक लेनदेन में 5% मुनाफा हो सकता था और सिर्फ एक दिन में वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता था। कुछ दिनों में दुनिया की सारी दौलत उसकी हो सकती थी। यह असंभव था। इतना बड़ा छेद नहीं हो सकता था। इस बिंदु से आगे उन्होंने वास्तविक दुनिया में मुद्रा विनिमय के नियमों का गहराई से अध्ययन करने की योजना बनाई। वह जानना चाहते थे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बड़े पैमाने पर लेनदेन बिना ध्यान आकर्षित किए जा सकते हैं। अपने पिछले जीवन में उनका काम एक दौड़ने वाले का था। उन्हें वित्तीय व्यापार नियमों के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शेयरों और वायदा के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन इससे ज़्यादा मदद नहीं मिली। हालांकि यह अल्पकाल में उपयोगी नहीं हो सकता, लेकिन भविष्य में यह सुविधा बड़ी भूमिका निभा सकती थी। बस अपनी संपत्तियों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक बार और मुद्राएं अनलॉक हो जाएं, तो उनके बीच महत्वपूर्ण मूल्य अंतर हो सकता था। 2 मूल्य अंतरों को मिलाकर तस्क पागलपन। वह एक निवेश कोष भी चला सकते थे, दूसरों से अरबों की पूंजी को अवशोषित करके आर्बिट्रेज लेनदेन करने के लिए। फिर भी अब सावधान रहना बेहतर था। ऐसी गतिविधियां निश्चित रूप से जोखिम भरी थीं। बिग डेटा युग में कोई भी असामान्य लेनदेन खाता शायद तुरंत निगरानी का प्रमुख लक्ष्य बन जाएगा। उन्हें सावधानी से विचार करना था कि आगे कैसे बढ़ना है।
वर्तमान में यह अभी भी बहुत जल्दी था, कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा और उन्हें पैसे उधार देगा। इसके अलावा वह दूसरों के पैसे का उपयोग करके अपने लिए पैसा कमाने के इच्छुक नहीं थे। हालांकि सिस्टम की कार्यक्षमता थोड़ी पागल थी, उन्हें ये पसंद थी। ये थोड़ा बैंकर के काम जैसा लगता था। लेकिन रुकिए, उच्च गोल करने की कीमत लेना का क्या मतलब है? तो रोहन गुप्ता ने ये सवाल पूछा। सिस्टम ने जवाब दिया, उच्च गोल करने की कीमत लेना का मतलब है कि जो भी मुद्रा अधिक मूल्य की है, सिस्टम उसकी विनिमय दर को 1 के रूप में निर्धारित करेगा और कम मूल्य की मुद्रा का मूल्य आनुपातिक रूप से प्रदर्शित होगा। उदाहरण के लिए, अमेरिकी डॉलर और रुपये के बीच विनिमय दर के लिए सिस्टम इसे 1:8 के रूप में प्रदर्शित करेगा। इस समय रोहन गुप्ता को वर्तमान अमेरिकी डॉलर विनिमय दर के बारे में निश्चित रूप से पता नहीं था। सिस्टम के अनुपात से पनडुआ करते हुए यह निश्चित रूप से 8.5 से नीचे होगा। सिस्टम रुपये के अपेक्षाकृत कम मूल्य को ध्यान में रखते हुए 8 का गोल आंकड़ा चुनता है। अन्यथा अगर यह उलट होता 0.125 तो ये 1:0 तक गोल हो जाता और यह संभव नहीं होगा। सिस्टम के एल्गोरिदम के अनुसार रोहन गुप्ता ने महसूस किया कि अगर गोल किए गए नंबर और रुपये के बीच अंतर बहुत अधिक होता तो वो मूल रूप से मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। उदाहरण के लिए, कोरियाई वोन 1 रुपया 100 के बराबर है और सैकड़ों अंकों की कॉलम को गोल किया जा सकता है और इसका अनुपात बहुत छोटा है, इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा सकता है। अमेरिकी डॉलर के विपरीत, गोल करने से तुरंत कम से कम 1% का मुनाफा मिलता है। मुद्रा जितनी रुपये के करीब होगी, आर्बिट्रेज का मूल्य उतना ही अधिक होगा। इसलिए उनके लिए कोरियाई वोन और येन जैसी चीज़ें बेकार थीं। उनका आर्बिट्रेज के लिए कोई मूल्य नहीं था। वैसे हांगकांग डॉलर और ताइवान डॉलर की गणना कैसे की जाती है? अचानक रोहन गुप्ता को एक और सवाल सूझा। ये दोनों मुद्राएं रुपये जैसी नहीं थीं, फिर भी वे एक ही देश का हिस्सा थीं। एक संप्रभु राष्ट्र की मुद्रा प्रणाली में केवल एक ही प्रकार की मुद्रा होती है। हांगकांग डॉलर और ताइवान डॉलर को उस देश की अपनी मुद्रा की सहायक मुद्राएं माना जाता है। ये केवल संग्रह सेवाओं के अधीन हैं और निकासी और हस्तांतरण सेवाओं के लिए उपलब्ध नहीं हैं। रोहन गुप्ता ने अपना सिर हिलाया। संक्षेप में, इन दोनों मुद्राओं को केवल अंदर आने की अनुमति थी, बाहर जाने की नहीं। हालांकि यह शर्त थोड़ी असुविधाजनक या यूं कहें कि अजीब थी। उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया, कारण पूछने में भी उन्हें आलस आ रहा था। उनका दिमाग पहले ही उलझन में था, अब किसी और चीज की परवाह कौन करता? बॉक्स के अंदर रोहन गुप्ता का दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। हालांकि ऐसा लग रहा था कि फिलहाल इससे ज्यादा लाभ नहीं हो सकेगा, लेकिन हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए। विभिन्न मुद्राओं के बीच आर्बिट्रेज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खाता स्थापित करके पैसा इकट्ठा करने का युग अब दूर नहीं था। अगला पूरी दोपहर रोहन गुप्ता उत्साह की स्थिति में थे। लेवल 2 पर सहायता सेवाएं वाकई असाधारण हैं। इस दर से कमाई भले ही 5% तक न पहुंचे, 2% कमाई और रोजाना 10 लेन देन करने पर भी 20% से ज्यादा ही होगी। विदेशी मुद्राओं के विनिमय की लागत को छोड़कर यह अभी भी कम से कम 20% होना चाहिए, है ना? इस रिटर्न दर के सामने फंड संपत्तियों के किसी भी वित्तीय विवरण को झुकना होगा, उस पर पूरा सम्मान होना चाहिए। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि जैसे ही उन्हें कोई अन्य मुद्रा मिल जाएगी और कुछ पैसे जमा हो जाएंगे, वे विदेश में एक खाता खोलेंगे, विशेष रूप से इस प्रकार के आर्बिट्रेज लेनदेन के लिए। उन्होंने पूछा था, सिस्टम से लिंक किए जा सकने वाले बाह्य व्यक्तिगत खातों की संख्या उनके स्तर के आधार पर निर्धारित की जाती थी। स्तर 1 पर प्रति देश केवल एक ही खाता लिंक किया जा सकता था और उसे महीने में एक बार बदला जा सकता था। स्तर 2 पर वह प्रत्येक देश में 2 खातों को लिंक कर सकते थे जहां मुद्रा उपलब्ध थी, जिसका अर्थ है कि रोहन गुप्ता वर्तमान में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में 2 खातों को लिंक कर सकते थे, कुल 4 खाते, और लेनदेन पूरी तरह से सिस्टम पर छोड़ा जा सकता था। ये खाते रोहन गुप्ता के नाम पर खोले जा सकते हैं या नहीं भी? बिल्कुल, उन्हें रोहन गुप्ता के नियंत्रण में रहना था। अन्यथा क्या किसी अमीर व्यक्ति के खाते को लिंक करना मूर्खता नहीं होगी? अल्पावधि में वो इस तरह के आर्बिट्रेज लेनदेन में शामिल होने से सावधान रहेंगे। चूंकि हमारा देश विदेशी मुद्रा नियंत्रण लागू करता है, इसलिए ऐसे लेनदेन पर बैंक का विनियमन बहुत सख्त है, जिससे संचालन करना मूलतः असंभव है। यदि उन्हें धन शोधन या अन्य अपराधों के लिए निगरानी का प्रमुख लक्ष्य घोषित कर दिया जाता है, तो वह त्रासदी में फंस जाएंगे, क्योंकि वह ये साबित नहीं कर पाएंगे कि पैसा कहां से आता है। इसलिए उनकी राय में फिलहाल रुपये को इसमें शामिल न करना ही सुरक्षित है। वैसे भी सिस्टम ने यह भी कहा था कि प्रत्येक स्तर पर एक मुद्रा अनलॉक होगी, इसलिए वह केवल इंतजार कर सकते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी पूंजी बढ़ाना था। उनकी संपत्ति अभी भी बहुत कम थी, इसलिए ईमानदारी से स्तर बढ़ाना ही असली यात्रा थी। बस अब स्तर ऊपर उठाना थोड़ा धीमा है। लेवल 2 के लिए आवश्यक 200 अनुभव अंक थोड़े अधिक थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था।
जब तक कि वो मूल्यांकन से पहले स्तर बढ़ाने का विकल्प न चुन ले, अन्यथा वह कोटा और कार्यों को ताज़ा करने के लिए अगले महीने तक ही इंतजार कर सकता था। अगला अपग्रेड कब होगा, यह अभी अज्ञात था। आज संजय शर्मा पहले ही घर लौट आए थे। दोपहर में मामला स्थानांतरित होने के बाद उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। ये जानते हुए कि वो अनिल ठाकुर की जगह लेने वाले हैं, कई लोग उन्हें रात के खाने पर बुलाना चाहते थे, लेकिन आज उन्होंने सबको मना कर दिया। मन में शंकाएं थीं, वो रोहन गुप्ता से तुरंत बात करना चाहते थे। भाई जल्दी खाओ, खाने के बाद हम साथ में होमवर्क करेंगे, रिया शर्मा ने रोहन गुप्ता से आग्रह किया। रिया, धीरे करो, तुम अब बड़ी लड़की हो, इतनी बेचैन मत हो, अपनी छोटी बहन से सीखो, उनकी चाची ने असहाय नजरों से कहा। उन्होंने ये शब्द अनगिनत बार दोहराए थे, लेकिन रिया शर्मा हमेशा अपनी मर्जी से चलती थीं, इसे दिल से नहीं लेती थीं। उनकी बड़ी बेटी हमेशा जल्दबाज और स्वच्छंद थी, सब कुछ जल्दी करती थी। मैं नहीं चाहती, अगर मैं निया की तरह होती तो मैं बेचैनी से मर जाती, इतनी धीमी। निया, तुम्हें मेरी तरह खाना चाहिए, यह ज्यादा संतोषजनक है, रिया शर्मा ने चावल से भरे मुंह को ढकते हुए कहा। बगल में बैठी निया शर्मा ने बस हल्के से हंसी। वो अभी भी छोटे छोटे टुकड़े खा रही थीं, धीरे धीरे चबा रही थीं और कुछ नहीं बोलीं। रोहन गुप्ता और उनकी चाची दोनों इसके बारे में असहाय महसूस करते थे। दोनों बहनें पूरी तरह से दो चरम पर थीं। एक को बात करना पसंद था लेकिन काम कम करती थी, दूसरी शांत थी और काम करना पसंद करती थी। उनकी माँ को किसी की भी चिंता छोड़ती नहीं थी, खासकर छोटी बेटी। उसके स्वभाव के साथ उसके ठगे जाने की संभावना थी। जब उसकी शादी होगी तो वह अपने ससुराल वालों के दबाव को सहन करेगी और वह अपनी नाजुक प्रकृति के कारण कुछ नहीं बोलेगी। अपनी बड़ी बहन की तरह वे हठी हैं और सुनती नहीं हैं। एक शब्द में, चिंता। पूरे रात के खाने के दौरान संजय शर्मा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो विचारों में खोए हुए लग रहे थे, समय समय पर रोहन गुप्ता की ओर देखते हुए। रोहन गुप्ता को पता था कि यह समय आएगा, उनके चाचा निश्चित रूप से उनसे बात करना चाहेंगे, खासकर जब महेश पटेल ने थाने में अपना बयान दिया था। ऐसा लग रहा था कि कई चीजें जल्द ही सामने आने वाली थीं। बेशक रोहन गुप्ता और संजय शर्मा के बीच की अजीब सी माहौल को केवल उनकी चाची ने ही नोटिस किया। दोनों चचेरी बहनें छोटी थीं और उनका ध्यान अलग था। बड़ी चचेरी बहन परिवार में हंसमुख थी। रोहन गुप्ता को यह माहौल बहुत पसंद था और वह चाहते थे कि यह जारी रहे। हालांकि एक बार जब वे कॉलेज और नौकरी शुरू करेंगे, सभी अलग अलग जगहों पर होंगे, एक साथ इकट्ठा होने के मौके कम होते जाएंगे। इस बारे में सोचकर रोहन गुप्ता थोड़े उदास हो गए। कोई बोझ ऐसा नहीं जो खत्म न हो, आखिरकार उनका अपना परिवार भी चला जाएगा। उनकी चचेरी बहनें भी शादी कर लेंगी। विश्वविद्यालय शुरू करने के बाद चाचा और उनके परिवार को हर दिन देखना मुश्किल होगा, जैसा अब है। इन विचारों के साथ उन्होंने बचे हुए आधे साल को अपने परिवार के साथ संजोने का फैसला किया। केवल कुछ खोने के बाद ही आप उसकी अहमियत समझते हैं और कुछ खत्म होने के बाद ही आप उसका स्वाद लेते हैं। शायद ये हर किसी के लिए एक अनिवार्य जीवन सबक है। रिया, बाद में तुम अकेले होमवर्क कर लेना, मुझे रोहू के साथ बात करनी है, संजय शर्मा ने कहा। रात के खाने के बाद संजय शर्मा रोहन गुप्ता को मोहल्ले के बाहर टहलने के लिए ले गए। अभी भी दिन का उजाला था, दोनों सड़क के किनारे चल रहे थे, कोई भी चुप्पी तोड़ने वाला नहीं था। रोहू, मुझे बता, तुम्हें कैसे पता कि वे लोग अपराधी थे, संजय शर्मा ने पहले पूछा। एक दोस्त ने बातचीत के दौरान मामले का विवरण साझा किया था, मुझे याद रहा। फिर संयोग से मैंने जैड लटकन देखा, मुझे लगा कि मैं उस समय चाचा की थोड़ी मदद कर सकता हूँ, रोहन गुप्ता ने जल्दी से जवाब बनाया। दोस्त? कौन सा दोस्त? संजय शर्मा ने पूछा। क्या आपको याद है कि पिछले बार मुझे जो फोन और कपड़े मिले थे, कुछ दिन पहले वह यहाँ से गुजरा और मुझे खाने पर ले गया, उसने बातचीत में इसका जिक्र किया था। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि उससे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है? उसकी स्थिति काफी हाई प्रोफाइल है, इसलिए वो कम प्रोफाइल रखना चाहता है। मुझे आशा है कि चाचा समझ सकते हैं। तुम्हारा महेश पटेल के साथ क्या रिश्ता है? संजय शर्मा ने विषय बदल दिया। रोहन गुप्ता इन दिनों उस ढाबे पर बार बार जा रहे थे, जो उन्हें असामान्य लग रहा था। रोहन गुप्ता का महेश पटेल के ढाबे से क्या संबंध था? मेरे पास ढाबे में हिस्सेदारी है, रोहन गुप्ता ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर हिम्मत करके जवाब दिया। उन्हें अंततः ये खुलासा करना होगा, क्योंकि उनके पास पैसा बढ़ता जा रहा था, अपने रिश्तेदारों को बताना जरूरी हो जाएगा। कभी न कभी। ये सुनकर संजय शर्मा रुक गए। उन्होंने गंभीरता से रोहन गुप्ता की ओर देखा। तुम्हें वह पैसा कहाँ से मिला? वे डर गए थे कि रोहन गुप्ता ने कोई अपराधी रास्ता अपनाया होगा। एक दोस्त ने मुझे उधार दिया, उसका परिवार बहुत अमीर है और वह मदद करना चाहता था। उसे ब्याज की जरूरत नहीं है और मैं इसे कभी भी चुका सकता हूँ। मैंने पहले आपको नहीं बताया क्योंकि मैं खुद निवेश करके देखना चाहता था, बिना ये डर कि आप पैसे ले लेंगे, रोहन गुप्ता ने समझाया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कौन है? संजय शर्मा ने पूछा। वे वाकई चिंतित थे। मुझे खेद है चाचा, मैं नहीं बता सकता,
उसने मुझे इसे गुप्त रखने के लिए कहा था, लेकिन निश्चिंत रहें, ये पैसा पूरी तरह से वैध है। आखिरकार मेरे पास वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसका कोई व्यक्ति शोषण करना चाहेगा। ये पूरी तरह से कृतज्ञता से है। रोहन गुप्ता ने मना कर दिया। क्या तुम वाकई चिंता नहीं कर सकते? संजय शर्मा ने आह भरी। एक दोस्त जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, भले ही वो अमीर हो। वे जानते थे कि दुनिया धोखे से भरी है। उनकी सबसे बड़ी डर ये थी कि यह व्यक्ति रोहन गुप्ता का उपयोग अवैध उद्देश्यों के लिए करेगा। चाचा, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं सिर्फ एक छात्र हूँ। मैंने भी उनकी काफ़ी मदद की है। ये राशि वास्तव में जिक्र करने लायक नहीं है, और वैसे भी मैं इतनी आसानी से ठगा नहीं जाता, रोहन गुप्ता ने आश्वासन दिया। ठीक है, भविष्य में अगर कुछ होता है तो तुम चाचा को बता सकते हो। भले ही चाचा मदद न कर सकें, वो कुछ काम का हो सकता है। अगले हफ्ते मुझे पश्चिम नगर पुलिस स्टेशन में निदेशक के रूप में स्थानांतरित किया जाएगा, संजय शर्मा ने कहा। चूंकि रोहन गुप्ता और कुछ बताने वाले नहीं थे, उन्होंने और सवाल न करने का फैसला किया। वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए वे अब रोहन गुप्ता को बच्चा नहीं मानते थे। बधाई हो चाचा, वहां रहते हुए ढाबे के व्यवसाय का ध्यान रखना, रोहन गुप्ता ने मजाक किया। हालांकि उन्होंने पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था। वे खुश होने से खुद को रोक नहीं सके कि उनके चाचा को पदोन्नति मिली। ढाबा कैसा चल रहा है? तुम हर महीने कितना पैसा कमाते हो? संजय शर्मा ने फिर पूछा। मैंने 3 लाख रुपये निवेश किए हैं। इस महीने का लाभांश शायद 50 या 60 हजार के आसपास होगा, रोहन गुप्ता ने कहा। इतना तो तुम बहुत जल्दी अपनी पूंजी वसूल कर लोगे? संजय शर्मा हैरान थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ढाबे का मुनाफा इतना अधिक होगा। ये ज्यादा नहीं है, ये राशि वास्तव में महत्वहीन है, रोहन गुप्ता ने जवाब दिया। ये वास्तव में उनकी भावना थी। उनके लिए 10,000 भी बड़ी राशि नहीं है। उन्हें लगता है कि वे पैसा काफी धीरे कमा रहे हैं। तुम छोटे शैतान, ये ज्यादा नहीं है। लालच मत करो, यह अकेले तुम्हारे चाचा के घर के 2 साल के आय को कवर करेगा। संजय शर्मा ने रोहन गुप्ता के सिर पर थपथपाया। चाहे मेरे पास कितना भी पैसा हो, मैं अभी भी आपका भतीजा हूं। अगर चाचा को कभी पैसे की जरूरत हो तो बस मुझे बता दें। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन याद रखो, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। कहावत याद रखो, ज्ञान प्राप्त करने की तुलना में सभी सांसारिक मामले तुच्छ हैं। संजय शर्मा ने गंभीरता से सलाह दी। चाचा, आप अभी भी इन पुराने विचारों को क्यों पकड़े हुए हैं? ये पुराना विचार कैसे हो सकता है? तथाकथित नई बोतल में पुरानी शराब, इस कहावत की कई व्याख्याएं हैं। मेरी राय में यह वाक्य का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें परीक्षा उन्मुख होना चाहिए या कि तुम्हें शैक्षणिक योग्यताएं हासिल करनी चाहिए। यहाँ पढ़ाई का मतलब है अंतर्दृष्टि, अनुभव और पूर्वजों से सबक प्राप्त करना। चाहे कुछ भी हो, केवल सीखने और सुधार करने से तुम आगे जा सकते हो। एक और व्याख्या यह है कि प्राचीन काल से देश में और विदेश में पूरे समाज की शक्ति लगभग हमेशा बुद्धिजीवियों के पास रही है। यहाँ तक कि एक आम आदमी सम्राट बनने के बाद उसके वंशज अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए लगातार सीखते थे। याद रखो, इस समाज की शक्ति, चाहे वह राजनीतिक हो, सैन्य हो या आर्थिक, ये केवल इस समूह के लोगों के पास होगी। हटाए न जाने के लिए या केवल पेंच बनने से बचने के लिए तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें सुधार करना होगा, संजय शर्मा ने चलते हुए ये कहा। हालांकि वे सख्त थे, वे मूर्ख नहीं थे। वे कई चीजों से अवगत थे, लेकिन उन्हें आवाज देने का चयन नहीं करते थे। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी के साथ ये अंतर्दृष्टियां साझा की थीं। उनकी नज़र में एक बार जब कोई व्यक्ति वास्तव में परिपक्व हो जाता है तो इस तरह का दृष्टिकोण काफ़ी सामान्य होगा और विशेष रूप से खास नहीं। मैं समझता हूँ, भले ही मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। भविष्य में मैं निश्चित रूप से एक अच्छे विश्वविद्यालय में जाऊंगा, रोहन गुप्ता ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। 2 जीवन जीने के बाद वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि उनके चाचा का क्या मतलब है। वे संजय शर्मा की इस कहावत की व्याख्या से भी सहमत थे। पूर्वजों के क्रूर अनुभव उनके सामने प्रदर्शित होते हैं। ये लोगों को कई गलतियों से बचा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, या वे सोचते हैं कि आधुनिक ज्ञान विस्फोट के युग में उनका मन बेचैन, महत्वाकांक्षी है और अध्ययन और सीखने के लिए शांत रहना उनके लिए कठिन है। अंततः गलतियां करने और अनुभव प्राप्त करने के बाद वे सीखते हैं और फिर ये अनुभव अपने वंशजों को सौंपते हैं, लेकिन उनके वंशज इसे पुराना मानकर अनदेखा कर देते हैं और फिर यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है। ठीक है, देर हो रही है, वापस जाओ और अपना होमवर्क करो। संजय शर्मा जानते थे कि रोहन गुप्ता उनकी बातों को दिल से ले रहे हैं। उन्हें डर था कि जैसे ही उनके भतीजे के पास थोड़े पैसे आएंगे, वह पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचेगा और पढ़ाई में ढिलाई बरतने लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो वे अपनी बहन के सामने अपनी गलती नहीं मान पाएंगे। अपने इस भतीजे से उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं। सच बोलने के इस दौर के बाद रोहन गुप्ता के मन में एक नाटकीय परिवर्तन हो रहा था। अगले दिन दोपहर में रोहन गुप्ता स्वाद बहार ढाबे में पहुंचे, देवेंद्र सिंह और उनके दोस्त के साथ ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए।
अजय यादव इस बार नहीं आए। इसके बारे में सोचने पर यह बात समझ में आती है। अजय यादव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें वास्तव में ऐसे मामलों में ज़्यादा शामिल नहीं होना चाहिए। पहले वह देवेंद्र सिंह के लेन देन पर नज़र रखने और दूसरे पक्ष को डराने धमकाने के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन अब सब परिचित हैं और उन्हें शोषण का डर नहीं है। इसके अलावा उनके साथ बाहरी लोग भी मौजूद हैं जो अगर बात फैल गई तो मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। कपड़ों के कारखाने के मालिक का नाम विवेक जैन है। वो 1 दशक से अधिक समय से कपड़ों के व्यापार में हैं। उनकी फैक्ट्री छोटी नहीं है, जिसमें 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और काफ़ी अचल संपत्तियां हैं। हालांकि बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को वित्तपोषण में काफ़ी लचीलेपन की ज़रूरत होती है। इसलिए उन्हें निजी ऋण का सहारा लेना पड़ा। पहले वो आमतौर पर दूसरों से ऊंची ब्याज दर पर उधार लेता था। अल्पकालिक मासिक ब्याज दर 2.5 अंक तक भी पहुंच सकती थी। यह अपरिहार्य था क्योंकि यह केवल 1 महीने के लिए था, इसलिए उसने कई महीनों तक इसका उपयोग नहीं किया। ग्राहक पिछले 6 महीनों से स्थिर हैं। आप जल्दी से पैसे वापस कर दीजिए। दूसरे पक्ष को पुनः उधार देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढना होगा। इन सभी में समय, श्रमशक्ति, जोखिम आदि जैसी लागतें शामिल होती हैं। वे उच्च ब्याज दर क्यों नहीं वसूल सकते? उन्होंने सुना कि देवेंद्र सिंह को हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर मिला है और सोचा कि क्या उनके पास 1 महीने के लिए उधार देने के लिए कुछ और पैसे होंगे। उनकी जान पहचान को देखते हुए उन्हें भरोसा था कि देवेंद्र सिंह उनसे ज़्यादा ब्याज नहीं लेंगे। विवेक जैन को यह उम्मीद नहीं थी कि देवेंद्र सिंह के पास भी नकदी खत्म हो गई है। हाल ही में देवेंद्र सिंह ने कुछ समय पहले रोहन गुप्ता से पैसे उधार लेने की बात कही थी। विवेक जैन भी आश्चर्यचकित थे। इतनी कम ब्याज दर थी, इसमें और कुछ न में क्या फ़र्क है? इसलिए उन्होंने देवेंद्र सिंह से परिचय कराने में मदद मांगी। चूंकि देवेंद्र सिंह गांटर थे, इसलिए अनुबंध एक त्रिपक्षीय समझौता बन गया। इसकी विषय वस्तु में कुछ बदलाव हुए, लेकिन शर्तें स्पष्ट और निर्विवाद रहीं और अनुबंध की अवधि 1 महीने की थी। अगले महीने की दूसरी तारीख को पुनर्भुगतान की तारीख तय की गई। जब तक वह ये पुष्टि नहीं कर लेते कि वह पहले दिन से पहले अपग्रेड कर सकते हैं, तब तक वह संभवतः पहले दिन से पहले हस्ताक्षर नहीं करेंगे और अपने जोखिम को और बढ़ा लेंगे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद विभिन्न चैट और जानकारी की जांच शुरू कर दी। बैंक ऋण के लिए गारंटी अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। कई उद्यम संयुक्त रूप से गारंटी देते हैं। यदि कोई चुका नहीं पाता है तो कई अन्य चुका देंगे। आमतौर पर एक ही उद्योग एक दूसरे को गारंटी देता है। छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों का भी यही दुख है। संपत्ति गिरवी रखने के बावजूद उन्हें जीवित रहने के लिए गठबंधन बनाना पड़ता है। जब उद्योग फल फूल रहा हो तो ये स्वीकार्य है। हालांकि जब उद्योग अच्छा नहीं कर रहा हो, यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है और एक साथ कई उद्यमों को नीचे ले जा सकता है। जोखिम अधिक है। खाने के बाद रोहन गुप्ता ने देवेंद्र सिंह को रुकने के लिए कहा, ये कहते हुए कि उनके पास कुछ चर्चा करने के लिए है। विवेक जैन ने समझदारी से बिल चुकाया और चले गए। अंकल देवेंद्र, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जानते हैं जिसे अमेरिकी डॉलर का विनिमय करने की जरूरत हो? रोहन गुप्ता ने पूछा। यह एक निर्णय था जो उन्होंने पूरी रात सोचने के बाद लिया था। वे अपनी प्रगति की गति से बहुत असंतुष्ट थे। इस ऋण को देने के बाद उनकी संपत्ति अल्पकाल में शायद ही ज्यादा बढ़ेगी। शुरुआती बिंदु पर वापस लौटने की भावना असहनीय थी। अपने खाते में 10,000 रुपये की शेष राशि को देखकर रोहन गुप्ता को केवल 2 शब्द महसूस हुए, निराश। इसलिए वे जुआ खेलने की तैयारी कर रहे थे। कल दोपहर उन्होंने इस तरकीब का उपयोग न करने की योजना बनाई थी क्योंकि उन्हें डर था कि इससे मुसीबत हो सकती है, लेकिन अब उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने कभी भी बैंक के साथ विनिमय करने का विचार नहीं किया था, बल्कि निजी व्यक्तियों के साथ। हालांकि इसमें जोखिम है, लेकिन क्या बिना जोखिम के होता है? यहाँ तक कि पानी पीने से भी गला घुट सकता है और बाहर जाने से कुत्ते के काटने का खतरा हो सकता है। सिस्टम ने यह नहीं बताया कि अगली खुली मुद्रा क्या होगी। अगर यह कोरियाई वोन, येन या वियतनामी डोंग या कोई अन्य नियंत्रित मुद्रा खुलती है तो वे वास्तव में इसे संचालित नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास अमेरिकी डॉलर है तो आप बैंक में विनिमय क्यों नहीं करते? देवेंद्र सिंह ने आश्चर्य से पूछा। बात यह है कि मेरे एक दोस्त के पास काफ़ी सारे अमेरिकी डॉलर नकद में हैं। वह मेरे माध्यम से इसका विनिमय करना चाहता है। मैं कीमत के अंतर से कुछ मुनाफा भी कमा सकता हूँ। बैंक बहुत बारीकी से जांच करता है और वे जो दर देते हैं वह फ़ायदेमंद नहीं है। विनिमय कोटा की भी सीमाएं हैं, इसलिए मुझे इसे विनिमय करने के लिए एक चैनल ढूंढना होगा, रोहन गुप्ता ने धीरे धीरे समझाया। ये सिर्फ एक कोशिश थी। उन्हें यकीन नहीं था कि देवेंद्र सिंह मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके इस व्यवसाय को शुरू करने की तैयारी थी। अगर देवेंद्र सिंह के पास कोई समाधान नहीं होता तो उन्हें कोई और रास्ता सोचना होगा।
ये क्यों नकद होना चाहिए और सिर्फ एक अमेरिकी डॉलर खाता खोलकर सीधे अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर क्यों नहीं करना? इसका कारण ये है कि वे मुसीबत नहीं चाहते थे। नकद विनिमय ठीक है, लेकिन सीमा पार ट्रांसफर से धन शोधन की जटिलताएं हो सकती हैं। देश के भीतर विदेशी मुद्रा ट्रांसफर सख्त निगरानी के अधीन है। इस चरण में वे इनका हेरफेर करने में असमर्थ हैं। हालांकि सिस्टम से जुड़ा हर लेन देन कानूनी रूप से किया जा सकता है या सिस्टम द्वारा ही निशान मिटाए जा सकते हैं, लेकिन घरेलू क्षेत्र में इस तरह की वैधता अंधेरे में जुगनू की तरह उजागर होती है। अगर उन्होंने अपने घरेलू खातों में बड़े पैमाने पर डॉलर विनिमय शामिल करने की हिम्मत की, तो वे निश्चित रूप से गहरी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बैंक वास्तव में सख्त हैं। अगर आप डॉलर खरीदना चाहते हैं तो मैंने सुना है कि आपको पुलिस स्टेशन में जाकर रजिस्टर करना पड़ता है और स्टैंप लेना पड़ता है। प्रक्रियाएं जटिल हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोटा सीमा है। अगर आपका कारण ठोस नहीं है तो वे आपको विनिमय करने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि इसके कारण कई काले बाजार के विदेशी मुद्रा व्यापारी उभरे हैं। आप जितनी भी राशि विनिमय करना चाहें वे स्वीकार करेंगे। देवेंद्र सिंह ने रोहन गुप्ता को उलझन भरी नजरों से देखते हुए कहा। मैं इसके साथ परिचित नहीं हूं, मुझे डर है कि कहीं ठगा न जाऊं, रोहन गुप्ता ने ईमानदारी से जवाब दिया। वे निश्चित रूप से इन व्यक्तियों के बारे में जानते थे जो इस विदेशी मुद्रा व्यापार व्यवसाय में लगे हुए हैं। ये केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं है, ऐसे कई सामान्य लोग भी हैं जिन्हें तत्काल डॉलर की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, जो लोग विदेश में पढ़ाई, यात्रा और अन्य विभिन्न कारणों से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की जरूरत रखते हैं। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक विदेशी विनिमय कोटा सीमित है। रोहन गुप्ता को बाद में याद आया कि यह सीमा प्रति वर्ष $50,000 थी। उन्हें नहीं पता था कि यह नीति कब लागू की गई थी। सामान्य तौर पर यह अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी के लिए पर्याप्त से अधिक होगा, लेकिन समस्या यह है कि कई धनी लोग अपने व्यक्तिगत कोटे का उपयोग नहीं करना चाहते या पहले ही इसे समाप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी विदेश में बेतहाशा खरीदारी करना चाहते हैं। अन्य लोग भूमिगत बैंकों के माध्यम से धन शोधन और संपत्ति हस्तांतरण करेंगे, विदेशी जुआ, अमेरिकी स्टॉक या हांगकांग स्टॉक में निवेश, और यहां तक कि रिश्वत के लिए डॉलर इकट्ठा या जमा करेंगे, उनकी विचित्र आदतों के कारण। ये बस अनगिनत है, यह विशाल मांग। घरेलू बैंक इसे पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते। यहां तक कि रोहन गुप्ता ने सोचा कि अगर घरेलू बैंक इस मांग का 10% भी पूरा कर सके तो अच्छा होगा। बाकी 90% संभवतः इन डीलरों द्वारा आम जनता को चैनल किया जाता है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ का लेन देन वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है। ये बस चौंका देने वाला है। मूल रूप से घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार की आपूर्ति मांग से कम है और मांग हमेशा बहुत मजबूत रही है। चाहे कितनी भी पूंजी हो, इसे अवशोषित किया जा सकता है। मुख्य सवाल ये है कि ये डीलर इन सभी फंडों का क्या करते हैं। आंशिक रूप से यह उन लोगों के लिए है जो विदेश में पढ़ाई या यात्रा और भारी खरीदारी करना चाहते हैं, जहां राष्ट्रीय विनियमन इतना सख्त नहीं है। हालांकि इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा धन शोधन, तस्करी और व्यक्तिगत संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण आदि के लिए उपयोग किया जाता है। उनके साथ सहयोग करना अत्यंत जोखिम भरा है। वे दोनों के बीच अंतर नहीं बता सकते, और अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे खुद को इसमें शामिल कर सकते हैं। हाँ, वो उद्योग बहुत मिश्रित और काफ़ी अराजक है। अगर आपके पास केवल छोटा लेन देन है तो आप उनके पास जा सकते हैं, लेकिन अगर यह बड़ा सौदा है तो यह अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकता है और इससे बहुत सारी मुसीबतें हो सकती हैं। देवेंद्र सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, मेरे दोस्त के पास बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत सारे डॉलर, लेकिन केवल नकद में, कोई ट्रांसफर नहीं, रोहन गुप्ता ने जोड़ा। ठीक है, मैं एक ऐसे व्यापारी को जानता हूं जो बड़ी मात्रा में नकद डॉलर में लेन देन करना पसंद करता है। मुझे यकीन नहीं है कि उसे अब भी इसकी ज़रूरत है या नहीं, लेकिन अगर आप बेहतर कीमत देने को तैयार हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, देवेंद्र सिंह ने कहा। जहां तक रोहन गुप्ता के दोस्त की बात है, वह देवेंद्र सिंह इतना भोला नहीं था कि पूछ ले, लेकिन इतने सारे डॉलर के लेन देन का मतलब शायद यही है कि दोस्त ने बैंक से विदेशी मुद्रा ली है, या फिर वह भी विदेशी मुद्रा डीलरों में से एक है। हालांकि किसी भी तरह से इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो दोस्तों का आकलन सिर्फ इस आधार पर करता है कि वे भरोसेमंद हैं या नहीं और क्या वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, इस आधार पर नहीं कि वे कानून का पालन करते हैं या नहीं। अगर वे उसके जैसे लोग हैं और उनके पास कोई वाजिब कारण है तो भी वो अच्छी दोस्ती के लिए टोस्ट करेगा। धन्यवाद अंकल देवेंद्र, रोहन गुप्ता ने कृतज्ञता से कहा। यह एक छोटी सी बात है, अगली बार तक इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी उससे पूछ लूंगा कि उसे इसकी ज़रूरत है या नहीं, देवेंद्र सिंह ने अपना फ़ोन निकालने से पहले कहा। ये देखकर कि रोहन गुप्ता काफ़ी चिंतित थे, देवेंद्र सिंह नहीं चाहते थे कि रोहन गुप्ता तनाव में इंतजार करें। अगर रोहन गुप्ता सिर्फ एक और दोस्त होते तो वह शांत हो सकते थे और थोड़ा रुककर दिखा सकते थे कि स्थिति कितनी मुश्किल थी, और अंत में दूसरा पक्ष उनके प्रयास के लिए उनका शुक्रगुजार भी हो सकता था, मानो उन्होंने बहुत सारी मुसीबतें झेली हों। हालांकि चूंकि रोहन गुप्ता एक ऐसा दोस्त था जिसे वह पहचानते थे,
इन दिमागी खेलों को खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। एक सच्चे मित्र को सच्चा मित्र होने का विशेषाधिकार प्राप्त होना चाहिए। देवेंद्र सिंह ने अपने दोस्त से बात की। भैया रमेश, आप किस काम में व्यस्त हैं? देवेंद्र सिंह ने अभिवादन किया। अभी तो दोपहर का समय है, मैं खाना खा रहा हूँ। क्या बात है, तुमने बहुत दिनों से मुझसे संपर्क नहीं किया है। खैर, मैं हाल ही में व्यस्त रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है। जब तुम्हारे पास पैसे कम थे तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये तो बहुत ही अवैयक्तिक बात है। क्या हम अब भी दोस्त हैं? तुम मेरे परम हथियार हो, मैं आसानी से तुम्हारा उपयोग कैसे कर सकता हूँ? हाँ हाँ, चतुर लड़के। देवेंद्र, तो आज तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? भैया रमेश, क्या तुम्हें अब भी डॉलर की ज़रूरत है? मेरा एक दोस्त है जिसके पास बहुत सारा डॉलर नकद है। मैं पूछता हूँ, देवेंद्र, तुमने ये सब कब से शुरू कर दिया? दूसरी तरफ से आवाज़ गंभीर हो गई। देवेंद्र सिंह ने तुरंत कहा, वह वास्तव में एक अच्छा दोस्त है, मैं सिर्फ उसकी ओर से पूछताछ कर रहा हूँ। ठीक है, उससे पूछो कि उसके पास कितना है। अगर थोड़ी रकम होगी तो मुझे नहीं चाहिए। 1 मिनट रुको, मैं अभी पूछता हूँ। देवेंद्र सिंह ने रिसीवर को धकते हुए कहा, आपके पास कितना है? ये सुनकर रोहन गुप्ता एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, मेरे पास उतना है जितना तुम्हें चाहिए। अगर हम खेलना चाहते हैं तो बड़ा खेलें। क्या? देवेंद्र सिंह चौंक कर उठ खड़े हुए। बिना किसी मजबूत समर्थन के कौन ये घोषणा कर सकता है कि उनके पास जितना आपको चाहिए उतना है? हालांकि उन्हें हैरानी हुई कि दूसरा पक्ष रोहन गुप्ता को बिचौलिए के तौर पर क्यों चुनेगा। आखिर एक हाई स्कूल के छात्र को इसमें शामिल करना अनुचित लग रहा था, लेकिन यह विचार उनके मन में बस एक पल के लिए ही कोरा था। आमतौर पर बोलना, जितने अधिक लोग होंगे आपको उतने ही अधिक अजीब लोग मिलेंगे। सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। यदि आप किसी चीज को समझ नहीं पाते तो इसका कारण केवल यह है कि आप अज्ञानी हैं। बस ऐसे ही कह दीजिए, अंकल देवेंद्र, रोहन गुप्ता ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि यह एक बड़ी शेखी बघारने वाली बात लग रही थी, पर अच्छा लगा। उनके शब्दों ने देवेंद्र सिंह को विचारों से बाहर निकाला। रोहन गुप्ता का गंभीर व्यवहार देखकर वह हकलाते हुए बोले, आह, ओह, ठीक है। देवेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली। उन्होंने माइक्रोफोन से अपना हाथ हटाते हुए कहा, भैया रमेश, हमारे पास उतना है जितना आपको चाहिए। देवेंद्र, यह कोई मजाकिया मजाक नहीं है। दूसरी तरफ रमेश अग्रवाल आश्चर्यचकित थे और उन्होंने संदेह भरे लहजे में जवाब दिया, मेरा ये दोस्त बिल्कुल विश्वसनीय है और बकवास नहीं करता। देवेंद्र सिंह ने उन्हें आश्वस्त किया। फोन के दूसरी तरफ एक विराम हुआ, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड बाद रमेश अग्रवाल की आवाज आई, ठीक है, मैं इस समय राजधानी नगर में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। उसे बता देना कि मैं सप्ताहांत तक वापस आ जाऊंगा। हम रविवार सुबह मेरे घर पर मिल सकते हैं। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूंगा। ठीक है, आप काम पर वापस जा सकते हैं। अलविदा। देवेंद्र सिंह ने फ़ोन रख दिया। वो मुस्कुराते हुए रोहन गुप्ता की ओर मुड़े। वो इस समय राजधानी नगर में है। हम रविवार सुबह उससे आमने सामने बात करने के लिए मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अंकल देवेंद्र। आपने सचमुच मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। रोहन गुप्ता ने कृतज्ञता व्यक्त की। यह वाकई एक बड़ा अवसर था। घोड़ा रात में घास खाकर मोटा हो जाता है और इंसान अचानक धन पाकर अमीर बन जाता है, तो क्यों न पूरी ताकत लगा दी जाए। हाँ हाँ, ये तो मामूली बात है। ये तो आपकी बातचीत पर निर्भर करता है कि ये कामयाब होगा या नहीं। देवेंद्र सिंह हंसे। अगर मुझे कोई महत्वपूर्ण काम मिल गया तो अंकल देवेंद्र को निश्चित रूप से नहीं छोड़ा जाएगा, रोहन गुप्ता ने वादा किया। हम दोस्त हैं, चलो पैसों की बात ही छोड़ देते हैं। बस बाद में मुझे कुछ खाने पर बुला लेना। पैसों की बात करना अश्लीलता है। देवेंद्र सिंह ने सुझाव को ठुकरा दिया। एक तो उन्हें कमीशन की राशि की परवाह नहीं थी, दूसरा उनके लिए बेहतर है कि वह उस तरह के पैसे को हाथ न लगाएं। मुसीबत से बचने के लिए वह संपर्क जोड़ने को तैयार थे, लेकिन वह इसमें शामिल होने या इससे मुनाफा कमाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। यह नहीं कि उन्हें डर था कि रोहन गुप्ता उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, वह रोहन गुप्ता के पीछे खड़े व्यक्ति से सावधान थे। कुछ खाने की क्या बड़ी बात है, रोहन गुप्ता ने हंसते हुए कहा। उन्हें पता था कि देवेंद्र सिंह मना करेंगे, लेकिन जैसा कि कहावत है, नीयत में खोट नहीं होनी चाहिए। इससे हर किसी को एक रास्ता मिल जाता है और फिर तारीफ भरे शब्दों से इज्जत बच जाती है। क्या तुम्हारे पास वाकई बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर हैं? देवेंद्र सिंह आखिरकार अपने आप को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे। सटीक रूप से कहूं तो यह मेरे दोस्त के पास अमेरिकी डॉलर हैं। बेशक, इसकी एक सीमा है, रोहन गुप्ता ने शेखी बघारते हुए कहा। थोड़ा शेखी बघारना ठीक है, बशर्ते यह मुसीबत न लाए। ठीक है, तब मैं आपको अपने दोस्त रमेश अग्रवाल से मिलवाऊंगा। वह बहुत अमीर है। मेरे पास सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन उसकी कुल संपत्ति कम से कम 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, शायद इससे भी ज़्यादा। वह रियल एस्टेट के कारोबार में है। उनकी कंपनी का हर शहर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, यहाँ तक कि यहाँ का मोहल्ला भी उनकी कंपनी ने ही विकसित किया है।
भले ही वह जयपुर नगर में सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से शीर्ष 3 में है। मैंने एक बार उनकी जान बचाई थी। वह मुझ पर बड़ा एहसान मानते हैं और हमेशा इसे चुकाना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि कहावत है, तेज औजार को छोटे कामों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप एक अरबपति से कुछ लाख रुपये उधार लेते हैं और उस एहसान को चुकता मान लेते हैं, तो ये बहुत सस्ता है। इसलिए मैंने शुरू में उनसे पैसे उधार नहीं लिए। अंकल देवेंद्र भी एक व्यवसायी हैं। अनपेक्षित चीजें कभी भी हो सकती हैं। जब तक ये जीवन मरण का मामला न हो, मैं इस एहसान को भुनाऊंगा नहीं, देवेंद्र सिंह ने धैर्यपूर्वक समझाया। आमतौर पर वह रोहन गुप्ता के साथ यह बात साझा नहीं करते, लेकिन किसी कारणवश एक बार जब वह बोलना शुरू कर दिए तो वह खुद को रोक नहीं पाए। धन्यवाद अंकल देवेंद्र, जब मैं पैसे कमाऊंगा तो आपको नहीं भूलूंगा, रोहन गुप्ता ने ईमानदारी से कहा। ये तथ्य कि देवेंद्र सिंह ऐसी बात साझा कर सकते थे, ये दर्शाता है कि वह रोहन गुप्ता को अपना मानते थे। इसमें विनम्रता की क्या बात है। मुझे अब चलना चाहिए और तुम्हें भी कक्षा में जाना चाहिए। देवेंद्र सिंह ने अपनी घड़ी देखी और पाया कि देर हो चुकी थी। तो रविवार को मिलते हैं, रोहन गुप्ता ने खड़े होते हुए कहा। फोन के दूसरी तरफ रमेश अग्रवाल चुप हो गए। देवेंद्र और उनके कारोबार में कोई समानता नहीं थी, न ही उनके जीवन में ज्यादा बातचीत थी। रमेश ने बस यूं ही अपने डॉलर इकट्ठा करने के शौक का जिक्र किया था, इसलिए देवेंद्र को नहीं पता था कि रमेश एक विनिमय डीलर भी हैं। देश में अमेरिकी डॉलर की नकदी की हमेशा से अतृप्त मांग रही है, आपूर्ति मांग से कम पड़ती है। हालांकि हर लेन देन से ज्यादा कमाई नहीं होती, लेकिन जब लेन देन की मात्रा बड़ी हो तो ये बढ़ जाता है। इसके अलावा टर्नओवर दर तेज है। तो जहां तक अमेरिकी डॉलर का सवाल है, वह जितना हो सके उतना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में आप सिर्फ विनिमय दर के अंतर से ही कमाई नहीं करते। इसके अलावा और कई जगह हैं जहां यह और भी ज्यादा लाभकारी हो सकता है। लेकिन रोहन गुप्ता के अभी अभी कहे गए शब्दों ने उन्हें काफी झटका दिया। जितना आपको चाहिए, यह बहुत ही साहसी था। उनकी पहली प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि यह एक जाल था। आखिरकार घरेलू बाजार में उनके समकक्ष लोगों को छोड़कर कोई और ऐसा दावा नहीं कर सकता था। एक और संभावना थी कि कोई बैंक में गहरे संबंधों वाला व्यक्ति हो। ऐसा व्यक्ति इसे कर सकता था, लेकिन इतना डीप नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के पास पर्याप्त नेटवर्क होता और उसे इस तरह के लेन देन के लिए चैनलों की कमी नहीं होती। क्या ये क्षेत्र में कोई नया व्यक्ति हो सकता है? आधे घंटे बाद रमेश अग्रवाल ने फिर से देवेंद्र सिंह का नंबर डायल किया। देवेंद्र, मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या चल रहा है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वह मेरा बहुत करीबी दोस्त है। मुझे उसकी सटीक संपत्ति के बारे में यकीन नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से सिर्फ बातें करने वाला व्यक्ति नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसके पैसे के स्रोत में कोई समस्या है। शुरुआत में मैंने सुझाव दिया था कि वह काले बाजार में विनिमय सौदे के लिए जाए, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसे उन लोगों पर भरोसा नहीं है। उसे मुसीबत में पड़ने का डर है। चूंकि मुझे लगता है कि भैया रमेश एक वैध व्यवसाय चलाते हैं, मैंने उसे तुमसे मिलवाया, देवेंद्र सिंह ने समझाया। उसका बैकग्राउंड क्या है? जहां तक मुझे पता है, कुछ खास नहीं। ऐसा लगता है कि उसे हाल ही में एक बहुत शक्तिशाली और धनी साझेदार मिला है। वह अपने साझेदार से बेहद कम ब्याज पर धन प्राप्त कर सकता है। मुझे लगता है कि उसके साझेदार के बैंक में कनेक्शन है। देवेंद्र सिंह ने अपनी अनुमानित बातें साझा की। ये बहुत संभव है। उसका नाम क्या है? रमेश अग्रवाल ने पूछा। इस बार उन्हें यकीन था कि दूसरा पक्ष बैंक में कनेक्शन रखता है, अन्यथा ऐसी गतिविधियों में शामिल होना असंभव होगा। उनके समकक्ष लोग निश्चित रूप से उच्च ब्याज दरें वसूलेंगे। उन्हें इतने कम मुनाफे में रुचि नहीं होगी। उसका नाम रोहन गुप्ता है। उसके चाचा संजय शर्मा जल्द ही पश्चिम नगर पुलिस स्टेशन के कप्तान बनने वाले हैं। मेरा ये युवा दोस्त मेरा अच्छा दोस्त है। जैसे ही यह अवसर सामने आया, मैंने तुम्हारा ख्याल किया। तो जब समय आएगा, मुझे आशा है कि तुम रियायती दर दे सकते हो, देवेंद्र सिंह ने हंसते हुए समझाया। बेशक, कोई समस्या नहीं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे दोस्त को कोई नुकसान नहीं होगा। चलो, इस पर रविवार को और चर्चा करते हैं। रोहन गुप्ता के एक पुलिस अधिकारी से संबंध सुनकर रमेश अग्रवाल चौंक गए, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गए। ऐसा कोई गुप्तचर जाल नहीं हो सकता जिससे उन्हें अपनी प्रारंभिक धारणा पर और भरोसा हुआ कि दूसरा पक्ष बैंक से जुड़ा हुआ है। ठीक है। फोन रखने के बाद रमेश अग्रवाल आखिरकार निश्चिंत हो गए। कम से कम अभी के लिए वह दावा कर सकते थे कि यह कोई जाल नहीं था। कोई भी जाल बिछाने की योजना बनाने वाला इतने असामान्य व्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा। पूरी स्थिति में बहुत सारी स्पष्ट खामियां थीं। कोई भी उन्हें फंसाने की कोशिश करने वाला इतना मूर्ख नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल करे। बेशक, वो पूरी तरह से अपनी सावधानी नहीं छोड़ सकते थे। इस तरह के व्यवसाय में कोई भी कभी भी हल्के में नहीं ले सकता। इसके अलावा अगर कोई उन्हें फंसाने की कोशिश भी करे तो भी वह आसानी से नहीं चलता था। सार्वजनिक रूप से वह भले ही एक रियल एस्टेट कारोबारी हो, लेकिन पर्दे के पीछे उनके संबंध बेहद जटिल और पेचीदा थे। कोई भी उनसे पंगा नहीं ले सकता था। 7 नवंबर रविवार
रोहन गुप्ता पिछले कुछ दिनों से बेचैनी महसूस कर रहे थे। सबसे पहले तो वह घबरा गए। वह जो काम करने जा रहे थे वह जोखिम भरा था। अगर हालात बिगड़ गए तो यह उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। दूसरी बात, वह थोड़ा उत्साहित थे। अगर वह कामयाब हो गए तो उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता था। आए दिन जब भी रोहन गुप्ता को अपने कामों की वैधता की चिंता होती तो वह सिस्टम की जानकारी में अपने निजी खाते में 10,000 रुपये की राशि देख लेते। यह मामूली राशि उनके संकल्प को और मजबूत कर देती। धत तेरी की, वह बहुत गरीब थे। यदि वो इसी तरह चलते रहे तो उनका जीवन बहुत दुखद हो जाएगा। उनके हाथों से उदारतापूर्वक ऋण की वर्षा हो रही थी, फिर भी उनकी संपत्ति बार बार शून्य पर पहुंचती रही। इससे वो असंतुलित महसूस करने लगे। ढाबे के व्यवसाय से मिलने वाला लाभांश भी उनकी समस्या का समाधान नहीं था, क्योंकि उससे उन्हें कोई सुरक्षा का एहसास नहीं हो रहा था। समग्र स्थिति कुछ इस प्रकार थी, वो बहुत गरीब थे और गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगर अगली बार सिस्टम कोई आसानी से चलने वाली और लाभदायक मुद्रा खोल दे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर वह मुद्रा बेकार निकली तो वह बर्बाद हो जाएंगे। बेहतर होगा कि वह अपनी मौजूदा योजना पर ही कायम रहें। आगे का रास्ता तलाशें। यदि अंत में ये सिस्टम मददगार नहीं हुआ तो वह मूर्खतापूर्ण तरीके से 2 महीने तक इंतजार नहीं करेंगे। एक बार उनके पास पूंजी थी, अगले 2 महीनों में वह अपनी याददाश्त से कुछ शेयरों में अपनी किस्मत आजमा सकते थे, वरना 2 महीने बाद उनके पास शायद 10 लाख रुपये भी नकद नहीं होंगे। फिर वह ये खेल कैसे जारी रख पाएंगे? रविवार को बाहर जाने में सक्षम होना। रोहन गुप्ता ने पिछली रात से ही अपने होमवर्क पर काम करना शुरू कर दिया था। अगले दिन सुबह जल्दी वह घर पर बैठकर देवेंद्र सिंह के फ़ोन का इंतजार कर रहे थे। उनकी चाची ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि वह एक दोस्त के साथ बाहर जा रहे हैं। उनकी बड़ी चचेरी बहन रिया शर्मा साथ आने के लिए जोर जोर से कह रही थी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया, तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। वो बस रोहन गुप्ता को नाराजगी से देखती रही और उनके बारे में शिकायत करती रही। अंत में रोहन गुप्ता, जो इसे और सहन नहीं कर सके, ने उन्हें एक उपहार लाने का वादा किया। तभी रिया शर्मा पीछे हटी। वो खुशी खुशी अपने कमरे में वापस चली गई। सुबह करीब 9 बजे देवेंद्र सिंह का फोन आने के बाद रोहन गुप्ता तय बैठक स्थल पर बाहर की ओर दौड़े। उन्होंने उस मोहल्ले के बाहर चौराहे पर मिलने का फैसला किया जहां रोहन गुप्ता के चाचा रहते थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर उनकी चाची उन्हें देख लें तो कोई असहज स्थिति न हो। रोहन गुप्ता की चाची ने उन्हें बताया था कि उनके चाचा आज घर पर नहीं थे। इस बार हम जिस बॉस से मिल रहे हैं वह काफ़ी चालाक है, सावधान रहना। ऐसा नहीं है कि उसके इरादे बुरे हों, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोच लेना। उसकी बातों से घबराना नहीं चाहिए, देवेंद्र सिंह ने सलाह दी। धन्यवाद अंकल देवेंद्र, मैं इसे ध्यान में रखूंगा, रोहन गुप्ता ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। रोहन गुप्ता ने देवेंद्र सिंह की बातों को गंभीरता से लिया। अपने पिछले जीवन में वह एक छोटा मोटा व्यक्ति थे। इस जीवन में भी ये पहली बार था जब वह इस स्तर के किसी व्यक्ति से निपट रहे थे। अगर उनके पीछे सिस्टम का समर्थन नहीं होता तो उन्हें इस व्यक्ति से बात करने का आत्मविश्वास नहीं होता। ज्यादा घबराओ मत, बस सावधान रहो, देवेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। 20 मिनट बाद देवेंद्र सिंह उपनगर में पहुंचे। अपनी आंखों के सामने विशाल हवेलियों को देखकर रोहन गुप्ता हैरान रह गए। वह पहले कभी यहाँ नहीं आए थे और अपने पिछले जीवन में इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया था। अब लेआउट और वातावरण को देखते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि लाखों रुपये खर्च किए बिना यहाँ विला नहीं मिल सकता। 1 दशक बाद इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपये होगी। ये देखकर कि रोहन गुप्ता इस क्षेत्र से अपरिचित थे, देवेंद्र सिंह ने कहा, यह वो रियल एस्टेट है जिसे उनकी कंपनी ने विकसित किया है। भले ही यह सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन हरियाली के मामले में यह सबसे अच्छा है। इसके अलावा चूंकि वह खुद यहाँ रहने की योजना बना रहे थे, सुविधाएं असाधारण रूप से अच्छी हैं। किंडरगार्टन, सुपरमार्केट, गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था रमेश अग्रवाल मुझे गोल्फ खेलने के लिए ले गए थे, लेकिन मुझे वाकई यह खेल पसंद नहीं है। ये बिल्कुल मज़ेदार नहीं है। मैं तो बास्केटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। रोहन गुप्ता ने बातचीत में हिस्सा नहीं लिया। वह बस चुपचाप देवेंद्र सिंह को रास्ते में हर चीज़ का परिचय देते हुए सुनते रहे। कड़ी जांच के बाद कार को विला क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। अंदर की हरियाली असाधारण रूप से अच्छी थी। सावधानीपूर्वक काटी गई पौधों और अनोखे डिजाइन वाली विलाओं ने इस जगह को एक अलग आकर्षण दिया। सभी विला एक ही ऊंचाई के नहीं थे, कुछ में 3 मंजिलें थीं, कुछ में 4 और कुछ में केवल 2। हालांकि सभी का क्षेत्रफल बड़ा था और वे एक दूसरे के बहुत करीब नहीं थे। कई विलाओं के सामने एक छोटा पार्किंग लॉट था जिसमें खड़ी लग्जरी कारें मालिक की संपत्ति को बेशर्मी से प्रदर्शित करती थीं। रोहन गुप्ता ने ये सब देखते हुए मन ही मन प्रतिज्ञा की, वह भविष्य में निश्चित रूप से इन सभी लोगों को मिलाकर उससे ज्यादा अमीर होंगे। कुछ ही देर में देवेंद्र सिंह की कार एक 3 मंजिला विशाल इमारत के सामने रुकी। डेवलपर होने के नाते स्वाभाविक रूप से उनके पास विशेषाधिकार थे।
ये 3 मंजिला यूरोपीय शैली का विला विदेशी डिजाइनरों द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। सजावट के समय सहित इसे रहने के लिए तैयार होने में 2.5 साल लगे, जिससे यह विला क्षेत्र में अंतिम निर्माण था। कार से उतरते ही रोहन गुप्ता ने एक मध्यम आयु के व्यक्ति को बाथरोब में विला के प्रवेश द्वार पर खड़े देखा, जो उन्हें देख रहा था। उसके पीछे 2 हटे कट्टे लोग थे, जो बॉडीगार्ड जैसे लग रहे थे। हाँ, देवेंद्र, बहुत समय बाद मिले। रमेश अग्रवाल चेहरे पर मुस्कान लिए तेजी से उनके पास आए। भैया रमेश, बहुत समय बाद मिले, आप कैसे हैं? देवेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने अपना काम अपने अधीनस्थों को सौंप दिया है। तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। सब कुछ खुद मत करो। देखो, मैं तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा हूँ, लेकिन तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, रमेश अग्रवाल ने सलाह दी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, भैया रमेश। चहोटे रोहन, ये रमेश अग्रवाल हैं, तुम उन्हें अंकल रमेश कह सकते हो। रमेश, यह वो युवा प्रतिभा रोहन गुप्ता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, देवेंद्र सिंह ने परिचय कराया। हेलो अंकल रमेश, आपसे मिलकर खुशी हुई। कृपया मेरा ध्यान रखें। रोहन गुप्ता ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा। रमेश अग्रवाल ने अपना हाथ बढ़ाया और रोहन गुप्ता से हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए। वाकई, पुरुषों में एक दुर्लभ प्रतिभा, लेकिन मेरे ध्यान रखने की बात है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान चाहिए। रोहन गुप्ता स्वाभाविक रूप से जानते थे कि रमेश अग्रवाल का ध्यान का मतलब उनके पीछे की रहस्यमयी शख्सियत से था। चाहे वो अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने की उनकी क्षमता हो या उनकी अपनी पहचान, रमेश अग्रवाल के लिए उनसे परिचय करना सार्थक होगा। अंकल रमेश मजाक कर रहे हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, आपसी लाभ के लिए, रोहन गुप्ता ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल, बाहर खड़े रहने की जरूरत नहीं, अंदर चलकर चाय पीते हैं। विजय, छोटे रमेश को चाय बनाने के लिए कहो, रमेश अग्रवाल ने निमंत्रण का इशारा करते हुए कहा। जी। बाईं ओर का हट्टा कट्टा व्यक्ति जवाब देता हुआ विला के अंदर चला गया। दूसरा व्यक्ति, हालांकि, चुप रहा, रमेश अग्रवाल के साथ साथ चलता रहा। कुछ ही देर बाद चाय तैयार थी। रमेश अग्रवाल और देवेंद्र सिंह ने कुछ सामान्य बातचीत की, फिर रोहन गुप्ता की ओर मुड़कर बोले, छोटे रोहन, मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत सारी अमेरिकी डॉलर की नकदी है। सटीक रूप से कहूं तो मेरे साझेदार के पास बहुत है, रोहन गुप्ता ने गंभीरता से जवाब दिया। क्या यह एक ही बात नहीं है? क्या तुम कोई अनुमान दे सकते हो? रमेश अग्रवाल ने फिर से पूछा, रोहन गुप्ता को उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन कम से कम ये करोड़ों में है। रोहन गुप्ता ने थोड़ा खुलासा करने का नाटक किया। सतर्क रहने के लिए उन्होंने इतना ही कहा जो लालची लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी था, लेकिन बहुत ज्यादा कहना बहुत आकर्षक होता। 1 करोड़ ठीक था। क्या? रमेश अग्रवाल उत्साह से खड़े हो गए। उनके दिमाग में एक ही शब्द गूंज रहा था, करोड़ों। रमेश अग्रवाल, जो इतने सारे लोगों के साथ लेन देन करते थे, उनकी धन की मांग हमेशा बढ़ती रहती थी। यही कारण है कि उन्होंने कई उच्च स्तरीय दोस्त बनाए, जिनकी मदद से उनका रियल एस्टेट व्यवसाय पूरे प्रांत में फल फूल रहा था, जिससे जमीन अधिग्रहण में कोई रुकावट नहीं थी। यही कारण था कि उन्हें रोहन गुप्ता के साथ कोई समस्या होने का डर नहीं था। यह 1 करोड़ की राशि नहीं थी जो उन्हें हैरान करती थी, बल्कि वो शक्ति थी जिसका वो प्रतिनिधित्व करते थे। इतने वर्षों में उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर लेन देन का सामना नहीं किया था। क्या तुम्हें यकीन है? रमेश अग्रवाल ने अपनी हैरानी दबाते हुए पूछा। हाँ, रोहन गुप्ता ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अब हम दोस्त हैं, हमें भविष्य में और लेन देन करना चाहिए। रोहन गुप्ता के पुष्टिकरण पर रमेश अग्रवाल रोमांचित हो गए। उन्हें हाल ही में अमेरिकी डॉलर की सख्त जरूरत थी। तटीय क्षेत्रों में अपने समकक्षों से विनिमय करना एक बड़ा नुकसान था। रोहन गुप्ता की आपूर्ति उनकी कई समस्याओं का समाधान कर देगी। लेन देन का तरीका क्या है? रमेश अग्रवाल ने उत्सुकता से पूछा। यह उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। हम 2 लेन देन के तरीके प्रदान करते हैं। एक ये कि आप हमारे द्वारा निर्दिष्ट खाते में पैसे जमा करते हैं और हम 1 घंटे बाद अमेरिकी डॉलर की नकदी प्रदान करते हैं। नकद के लिए भी यही है, पहले भुगतान करें और बाद में सामान डिलीवर करें, रोहन गुप्ता ने समझाया। सेट को पूरा करने के लिए उन्होंने शब्दों का उपयोग हम में बदल दिया। रमेश अग्रवाल को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, यह उनकी पसंद के अनुरूप था। दोनों तरह के पैसे एक ही जगह न होने का मतलब है कि तथाकथित लोग और सामान एक साथ नहीं होंगे। स्वाभाविक रूप से मैं नकदी लेकर घूमता हूं, यह आपका काम नहीं है। सबूत इकट्ठा करना आसान नहीं है। उन्होंने रोहन गुप्ता की सावधानी की भी तारीफ की। भुगतान और सामान का हाथों हाथ डिलीवरी का मूर्खतापूर्ण कार्य हमेशा लागू नहीं होता। दोनों तरह से रुपये पहले देने के लिए उन्हें भी कुछ नहीं लगा। बड़े लेन देन में ऐसे विशेषाधिकार होते हैं। इस तरह का व्यवसाय काफी हद तक साख पर निर्भर करता है। सड़क पर छोटे विनिमय को अक्सर आरक्षित करना पड़ता है और पहले भुगतान करके बाद में सामान डिलीवर करना सामान्य है। क्या हम आज लेन देन कर सकते हैं? रमेश अग्रवाल ने टटोलते हुए पूछा।
हाँ, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। विनिमय दर क्या है? रमेश अग्रवाल ने फिर पूछा। 8.3। आप क्या सोचते हैं अंकल रमेश? रोहन गुप्ता ने पहले से तय अनुपात का खुलासा किया। वाकई यह एक उचित कीमत है। फिर मैं $5 लाख का विनिमय करूंगा, जो कुल 41,50,000 रुपये होते हैं। सही। रमेश अग्रवाल पहले बहुत ज़्यादा विनिमय नहीं कर सकते थे, लेकिन वह एक बड़ा बॉस हैं और सिर्फ $1 लाख का कंजूसी भरा विनिमय नहीं कर सकते। वो इसे खोने का जोखिम उठा सकते हैं। बहुत कम होने से दूसरा पक्ष नाराज भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता चुना। सही। रोहन गुप्ता रोमांचित थे। यह व्यवसाय जल्दी अच्छा पैसा कमाता है। 41,50,000 में वो 1,50,000 रुपये का मुनाफा कमा सकते थे। मुनाफा बहुत ज़्यादा था। तो मुझे अपना खाता नंबर दो, मैं अभी किसी से पैसे जमा करवाता हूँ, रमेश अग्रवाल ने कहा। जल्द ही रोहन गुप्ता ने उन्हें खाता नंबर दिया। उन्होंने पिछले दिन बैंक में इसे सेट किया था। बेशक वो इतने मूर्ख नहीं थे कि अपनी खुद की आईडी कार्ड का उपयोग करें, बल्कि दूसरों की आईडी कार्ड खरीदी थी जिसे उन्होंने इस्तेमाल किया था। बशर्ते उनके पास बैंक कार्ड का पासवर्ड हो, सिस्टम इसे उनके साथ बांध सकता था। उन्हें भविष्य में किसी भी लेन देन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें ट्रैक किए जाने की चिंता नहीं थी। यह उपयोग करने में बहुत सुरक्षित और सुविधाजनक है और जीवन रक्षक स्वाभाविक रूप से छोटी संख्या में किया जाता था। कुछ ही देर बाद रोहन गुप्ता को एक सिस्टम संदेश प्राप्त हुआ। खाते में 41,50,000 रुपये प्राप्त हुए। रोहन गुप्ता ने अपने साझेदार को टैक्स संदेश भेजने का नाटक किया। मन ही मन उन्होंने सिस्टम को निर्देश दिया कि 41,50,000 रुपये सीधे सिस्टम के निजी खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएं। निजी जानकारी की जांच करते हुए रोहन गुप्ता ने खाते में 41,60,000 रुपये की राशि देखी और अनजाने में उनकी धड़कनें तेज हो गईं। बहुत बड़ी रकम, एक उचित बड़ी रकम। आखिरकार वह तेजी से पैसा कमा सकते थे। उनके पास इतना पैसा पहले कभी नहीं था। हालांकि यह उनका नहीं था, लेकिन इसमें उनके 1.5 लाख रुपये थे और भविष्य में निश्चित रूप से और भी होंगे। यह एक अच्छी शुरुआत थी। पैसा मिल गया है, मैं अब जाकर पैसा ले सकता हूँ। रोहन गुप्ता ने अपना फ़ोन रख दिया और बोला, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा और फिर हम मेरे घर पर साथ में लंच कर सकते हैं, रमेश अग्रवाल ने कहा। अब शर्मीले होने की जरूरत नहीं थी, काम तो काम था। ठीक है अंकल देवेंद्र, मुझे आपको फिर से वहां तक ले जाने के लिए परेशान करना पड़ेगा। रोहन गुप्ता जानते थे कि रमेश अग्रवाल उनकी क्षमता देखना चाहते थे और वह भी इस पहले लेन देन को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे। मुझे लगता है मुझे फिर से ड्राइवर बनना पड़ेगा, देवेंद्र सिंह ने जानबूझकर मुस्कुराया। रोहन गुप्ता और देवेंद्र सिंह को दरवाजे से बाहर निकालने के बाद पहले विजय के नाम से संदर्भित इस हटे कट्टे आदमी ने पूछा, क्या हमें किसी को उनके पीछे रखना चाहिए? ये सुनकर रमेश अग्रवाल ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं। पहली बात, मुझे देवेंद्र सिंह के दोस्तों पर भरोसा है। दूसरी बात, हम नहीं चाहते कि उन्हें पता चले और किसी को ठेस पहुंचे। और तीसरी बात, वह युवक काफी दिलचस्प है, हम बस दूर से ही देख सकते हैं। समझा अंकल देवेंद्र, चलो जयपुर हवेली चलते हैं। कार में बैठने के बाद रोहन गुप्ता ने देवेंद्र सिंह से कहा। देवेंद्र सिंह ने जवाब में केवल घुरघुराहट की। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। ऐसी स्थिति में ज्यादा पूछना बेहतर नहीं है। रोहन गुप्ता को ये घर 2 दिन पहले एक रियल एस्टेट एजेंट के जरिए मिला था। क्योंकि रोहन ने पहले भी कर्मचारियों के लिए छात्रावास किराए पर लेते समय अपना फ़ोन नंबर छोड़ा था, इसलिए उन्होंने एजेंट से घर ढूंढने को कहा और एजेंट और मकान मालिक को महेश पटेल के साथ खाने पर बुलाया। ये घर स्वाद बहार ढाबे के पीछे वाली इमारत में स्थित था। उन्होंने पट्टे के लिए अपनी स्वयं की आईडी का उपयोग किया। आखिरकार वहां कोई वास्तविक नकदी नहीं थी, ये सिर्फ एक आवरण था। जयपुर हवेली पहुंचने पर देवेंद्र सिंह पड़ोस के सड़क किनारे प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार कर रहे थे। रोहन गुप्ता अपने किराए के घर में गए, जो खाली था। सुरक्षा कारणों से उन्होंने पूरा 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर ले लिया, जो उस समय पूरी तरह से खाली था। वहां बिल्कुल भी फर्नीचर नहीं था। पहली नज़र में लिविंग रूम के फर्श पर फूलों के डिज़ाइन वाली एक चादर बिछी थी, जिसके ऊपर 10 खाली काले बैग रखे थे। बैग बड़े तो नहीं थे, लेकिन हर बैग में आसानी से $5 लाख अमेरिकी डॉलर आ सकते थे। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और पर्दा खींच दिया। इस सिस्टम का उपयोग करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर 8 से 1 की दर से $5 लाख अमेरिकी डॉलर नकद निकाल लिए। सिस्टम में अपने निजी खाते में बची हुई 16,000 रुपये की रकम देखकर रोहन गुप्ता ने गहरी सांस ली। पैसा कमाना अच्छा लग रहा था। तब रोहन गुप्ता ने बैगों में $500,000 भरना शुरू कर दिया। शेष स्थान को देखते हुए वो आसानी से बैगों में $2 लाख और रख सकते थे। अमेरिकी डॉलर के नोट भारतीय रुपये के नोटों से छोटे थे। लंबाई सिर्फ 1 मिलीमीटर कम थी, जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई देती थी, लेकिन चौड़ाई भारतीय रुपये के नोटों से लगभग 11 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा कम थी। यह अंतर महत्वपूर्ण था। अपने हाथ में नए नए डॉलर के नोटों को देखते हुए
रोहन गुप्ता को लगा कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। लगातार बड़ी संख्या में अमेरिकी डॉलर के नोट बहुत ज़्यादा ध्यान खींचने वाले थे और भविष्य के लेन देन में यह निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा। इससे सिस्टम को क्या फ़ायदा हो सकता है? क्या लगातार बिलों का उद्देश्य उन्हें अंधाधुंध खर्च करने से रोकना था? सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद रोहन गुप्ता ने सोचा कि यह बहुत संभव है। अगर निकाला गया पैसा विविध होता, नए और पुराने नोटों के साथ गैर लगातार नोट, तो वह वास्तव में अधिक लापरवाह हो जाते। अगर वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए तो यह आपदा का कारण बन सकता था। जैसा कि सिस्टम ने उन्हें पहला सबक सिखाया था, अज्ञात जोखिम का सम्मान करें। रोहन गुप्ता को एक काले बैग के साथ बाहर आते देख देवेंद्र सिंह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि अंदर क्या है। उन्होंने खुद कभी $500,000 नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने इसे देखने के लिए नहीं पूछा। यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल होता। वे गंतव्य पर पहुंचने पर इसे देख लेंगे। देवेंद्र सिंह ने रास्ते में ज़्यादा बात नहीं की। कोई भी सवाल लेन देन पूरा होने तक इंतजार कर सकता था। जब दोनों विला में वापस लौटे, रमेश अग्रवाल दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। उनके पीछे 2 बॉडीगार्ड कर्तव्यनिष्ठा से खड़े थे। आखिरकार बिना मालिक की अनुमति के बाहरी लोग इस तरह की जगह में प्रवेश नहीं कर सकते थे। समूह मिला, लेकिन ज़्यादा छोटी मोटी बातचीत नहीं हुई और वे विला के अंदर चले गए। अंकल रमेश, आप इसे गिन सकते हैं। रोहन गुप्ता ने बैग रमेश अग्रवाल को सौंप दिया। विजय, बंटू, तुम दोनों इसे यहीं इस कमरे में गिनो। रमेश अग्रवाल ने बैग लिया लेकिन इसे खोला नहीं। इसके बजाय उन्होंने इसे अपने आदमियों को गिनने के लिए सौंप दिया, क्योंकि लेन देन का निपटारा आमने सामने करना था। फिर वह बेफिक्र होकर मुड़ गए। ये नियम थे। विजय ने बैग लिया, इसे खोला, अपने हाथ से इसे टटोला और यह महसूस करने के बाद कि इसमें कुछ और नहीं है, सामग्री को संगमरमर की चाय की मेज पर उड़ेल दिया। मेज पर नए $100 के नोटों को देखकर रमेश अग्रवाल थोड़ा उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले इतनी बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर नहीं देखे थे, लेकिन इतने सारे नए नोट देखना दुर्लभ था, जैसे कि वे अभी अभी प्रिंटिंग प्रेस से आए हों। वे आमने सामने निपटारे के दौरान केवल राशि नहीं गिन रहे थे, क्योंकि उन्हें प्रामाणिकता की भी जांच करनी थी। इस व्यवसाय में कई वर्षों से होने के कारण रमेश अग्रवाल को निश्चित रूप से सड़क पर विदेशी मुद्रा व्यापारियों की प्रथाएं पता थीं। अक्सर नकली अमेरिकी डॉलर मिलाए जाते थे, जो मुनाफे का एक बड़ा स्रोत प्रदान करते थे। ज़्यादातर लोग असली और नकली नोटों के बीच अंतर नहीं कर सकते थे, क्योंकि लेन देन अक्सर जल्दबाजी में किए जाते थे। एक बार सौदा हो जाने के बाद दोषियों को ढूंढने का कोई तरीका नहीं था, और अगर आप ढूंढ भी लें तो इसका कोई मतलब नहीं था। अगर लेन देन के दौरान गिनती सटीक नहीं थी, तो पक्षों के अलग होने के बाद विक्रेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। भले ही आप दावा करें कि नोट नकली हैं, वे बस आप पर धोखा देने का आरोप लगा सकते थे। इन विवादों को पक्षों के अलग होने के बाद हल करना असंभव था। आमतौर पर इसे बस छोड़ दिया जाता था। बेशक अगर कोई ठोस समर्थन वाला व्यक्ति शामिल होता तो उन्हें असली नोट दिए जाते थे, लेकिन ये मामले दुर्लभ थे। ज़्यादातर विदेशी मुद्रा व्यापारी दसियों हजार का विनिमय करते थे और एक नकली नोट से उन्हें 800 रुपये से ज़्यादा की कमाई हो सकती थी। ये बड़ा प्रलोभन एक अनियंत्रित प्रवृत्ति को जन्म देता था। दोनों आदमियों ने जल्दी से नोटों की जांच की। उनकी दक्षता से संकेत मिलता था कि वे इस क्षेत्र में अनुभवी थे। रोहन गुप्ता चुपचाप बैठे रहे जबकि बाकी 2 लोग अपनी चाय पी रहे थे। कमरे का माहौल बहुत शांत था। देवेंद्र सिंह उनके सामने अमेरिकी डॉलर के ढेर को देख रहे थे। वे खुद को चकित महसूस कर रहे थे। पहले कभी इतनी बड़ी मात्रा में नकदी नहीं देखी थी। जबकि रमेश अग्रवाल बेफिक्र होकर सावधानीपूर्वक गिने और सत्यापित किए गए पैसे के साथ खेल रहे थे, जैसे ख्यालों में खोए हुए हों। कौन जानता है कि वह क्या सोच रहे थे। बॉस, कोई समस्या नहीं है। विजय और बंटू ने एक दूसरे की ओर देखकर सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अच्छा विजय, पैसे को पैक करो, चलो खाना खाते हैं। रमेश अग्रवाल ने उनके शब्दों को सुनकर जोर से हंसे। जी सर। दोनों आदमियों ने पैसे को बैग में डालना शुरू किया और ऊपर की ओर बढ़ गए। ये केवल एक परीक्षण लेन देन था और कई और होंगे। रोहन गुप्ता जैसे व्यावसायिक साझेदार के साथ रमेश अग्रवाल कुछ और मांग नहीं सकते थे। छोटे रोहन, मैं अगली बार $1 मिलियन का विनिमय करना चाहता हूँ। कोई समस्या? रमेश अग्रवाल ने खाने के दौरान पूछा। जैसे ही पैसे आपके खाते में पहुंचेंगे मैं आपके लिए इसे निकाल लूंगा, रोहन गुप्ता ने जवाब दिया। उनका चेहरा अपरिवर्तित था, हालांकि अंदर से वे खुशी से झूम रहे थे। एक और बड़ा सौदा। हाँ, आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। देवेंद्र, तुमने मुझे एक असाधारण दोस्त से मिलवाया। मेरे पिछले डॉलर दोस्तों ने विनिमय किए थे और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ डॉलर का बाजार काफ़ी तंग है। मेरे दोस्त मेरे हितों को जानकर सभी मेरे पास आते हैं, और विभिन्न व्यावसायिक लेन देन और जमानत की ज़रूरतों के बीच मेरे पास ज़्यादा बचा नहीं है। छोटे रोहन, मैं भविष्य में तुम्हारे साथ और सहयोग की आशा करता हूँ।
रमेश अग्रवाल ने अपनी चाय की प्याली उठाई। साथ ही उन्होंने 2 संदेश दिए। पहला कि उन्हें डॉलर की ज़रूरत है और दूसरा कि उनके पास कई दोस्त हैं और इसलिए पैसे के लिए कई आउटलेट हैं, जो भविष्य में हमारे बड़े पैमाने के लेन देन के लिए एक उत्तम कारण प्रदान करेगा। सभी के लिए आपसी लाभ। रोहन गुप्ता ने रमेश अग्रवाल की प्याली के साथ अपनी प्याली टकराई। अब रोहन गुप्ता को चीज़ों की समझ होने लगी थी। विजय और बंटू स्पष्ट रूप से आसान लोग नहीं थे और रमेश अग्रवाल निश्चित रूप से कोई सम्मानित व्यवसायी नहीं थे। रियल एस्टेट व्यवसाय की जटिलताओं पर विचार करते हुए, जो उन्हें पहले से ही पता थी, रोहन गुप्ता ने महसूस किया कि एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए इसे सफलतापूर्वक नेविगेट करना लगभग असंभव होगा, यहाँ तक कि पुनर्वास से संबंधित मुद्दे भी एक बड़ा सिरदर्द बन सकते थे। हालांकि ये केवल रोहन गुप्ता के अनुमान थे। उन्होंने खुद को मनी लॉन्ड्रर नहीं माना और न ही बहुत आगे की सोची। अब जब वह इसमें हैं, तो पीछे हटना इतना आसान नहीं है। उन्हें विश्वास है कि रमेश अग्रवाल उनकी हिम्मत नहीं करेंगे। इतने सारे डॉलर लाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से वह नहीं है जिसके साथ रमेश अग्रवाल उलझना चाहेंगे। भले ही रमेश अग्रवाल मुद्रा विनिमय के व्यवसाय में हों, वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा व्यक्ति केवल डॉलर के स्थिर स्रोत की चाहत रखेगा। इतनी मात्रा में डॉलर की आपूर्ति करने के लिए कोई भी दुर्भावना नहीं रखेगा। वास्तव में रमेश अग्रवाल का दिमाग भी ऐसा ही था। ऐसा शानदार चैनल उनके नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी पीछे छोड़ देता था। कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाना परेशानी का कारण बन सकता था। इस बिंदु पर रमेश अग्रवाल रोहन गुप्ता को अपने बराबर मानते थे। खाने के बाद रमेश अग्रवाल ने तुरंत रोहन गुप्ता के खाते में 83 लाख रुपये जमा किए और पहले की तरह रोहन गुप्ता ने रमेश अग्रवाल को $1 मिलियन सौंप दिए। अब तक रमेश अग्रवाल को रोहन गुप्ता के समर्थकों पर कोई संदेह नहीं था। कोई भी व्यक्ति जो लगातार सीरियल नंबर वाले इतने बड़े डॉलर की राशि ला सकता है। यह ऐसा महसूस हुआ जैसे वे सर्वशक्तिमान हों। दोपहर में लेन देन पूरा होने के बाद रमेश अग्रवाल ने रोहन गुप्ता के साथ विला के गोल्फ कोर्स पर समय बिताया, जहां उन्होंने पूरी दोपहर बिताई। रात का खाना फिर से रमेश अग्रवाल के घर पर था। उस दौरान रमेश अग्रवाल ने यह पता लगाने की कोशिश की कि रोहन गुप्ता के पीछे कौन है। हालांकि रोहन गुप्ता ने चतुराई से उनके प्रयासों से बच निकला। कुछ असफल सवालों के बाद रमेश अग्रवाल ने पूछना बंद कर दिया। मन ही मन वो रोहन गुप्ता के चालाक व्यवहार पर हंसे। हालांकि उन्होंने रोहन गुप्ता के लिए एक गहरी प्रशंसा विकसित की। एक स्मार्ट सहयोगी काफी अच्छा लग रहा था। जो लोग कुछ वाक्यों में सारी जानकारी उगल देते हैं, वे किसी काम के नहीं हैं और एक दिन उनके द्वारा बेच दिए जाएंगे। घर के रास्ते में देवेंद्र सिंह की कार में बैठे रोहन गुप्ता अपने निजी खाते का बैलेंस बार बार देखते रहे। अपनी खुशी को छिपा नहीं पाए। बैलेंस 4,60,000 रुपये। रोहन गुप्ता को अपनी उत्तेजना को शांत करने में कुछ समय लगा। ये सब उनका था। आखिरकार उन्हें अब अपने खाते में केवल 10,000 रुपये की मामूली राशि नहीं देखनी पड़ेगी। देवेंद्र सिंह उनके बगल में बैठे रोहन गुप्ता को देखते हुए नहीं जानते थे कि क्या कहें। उन्होंने एक ही दिन में करोड़ों रुपये के लेन देन पूरे किए थे। क्या यह वही युवक था जिसे वे जानते थे? ये काफी चौंकाने वाला कारनामा था। तुम्हें ऐसा करने से कोई मुसीबत तो नहीं होगी ना? देवेंद्र सिंह चिंता व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और कोई समस्या नहीं होगी, निश्चिंत रहें, रोहन गुप्ता ने उन्हें आश्वस्त किया। वे अब ऐसी स्थिति में हैं जहां पीछे हटना आसान नहीं होगा। भले ही समस्याएं हों, वे इस रास्ते को अंत तक चल सकते हैं। उन्होंने सिस्टम को दोष दिया कि उसने उन्हें नहीं बताया कि अगले स्तर पर कौन सी मुद्रा जारी होगी। उन्हें जोखिम उठाना पड़ा और जो भी हुआ वे सारा दोष सिस्टम पर डाल देंगे, अन्यथा वे परिणामों के निरंतर डर के साथ जी नहीं पाएंगे। बस तुम्हें यकीन हो तो ठीक है। तुम अभी युवा हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर वह तुम्हें कोई परेशानी देता है तो मुझे बताना, मैं अभी भी कुछ तार खींच सकता हूं। देवेंद्र सिंह ने सलाह दी। ये समर्थन का एक भाव था और एक निवेश भी। उन्हें रोहन गुप्ता में किए गए निवेश पर विश्वास था। भविष्य में वे इससे पर्याप्त रिटर्न देखेंगे। धन्यवाद अंकल देवेंद्र। अगर आपको भविष्य में पैसे की जरूरत होगी तो बस मुझे बताएं। 0 ब्याज, रोहन गुप्ता ने भावुक होकर जवाब दिया। चाहे देवेंद्र सिंह के इरादे और लक्ष्य कुछ भी हों, वह दयालुता मिटाई नहीं जा सकती थी। हाँ, फिर से धन्यवाद, लेकिन मैं ब्याज दूंगा। व्यवसाय तो व्यवसाय है, देवेंद्र सिंह ने हंसते हुए कहा। रोहन गुप्ता ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। वे बस खिड़की से बाहर देखते रहे। बातें सस्ती हैं, उनके काम ही सब कुछ साबित कर देंगे। सोमवार सुबह गणित की कक्षा। रोहन गुप्ता शिक्षक के निर्देशों पर बहुत ध्यान दे रहे थे। 1 महीने के अनुकूलन के बाद जब शिक्षक उनके ऊपर से व्याख्यान देते हैं तो वे अपने ही विचारों में खोने के आदी हो गए हैं और ऊपरी तौर पर वे एक आदर्श छात्र की तरह व्यवहार करते हैं। समय समय पर सिर हिलाते हैं, मानो उन्हें अंततः कुछ समझ आ गया हो। सचमुच ये जीवन का नाटक है। सब कुछ अभिनय कौशल पर निर्भर करता है। यदि आप ध्यान से देखें,
आप देखेंगे कि रोहन गुप्ता की आंखें चमक रही थीं, उनका मन अन्य विषयों या हिंदी कविताओं के अध्ययन में व्यस्त था। जब तक कुछ ऐसा न हो जो उन्हें समझ में न आए, वे कुछ देर तक ध्यानपूर्वक सुनते रहते थे। अब तक उनकी आत्मा का गुण 90 से अधिक हो चुका है। उन्होंने मस्तिष्क में कोई बड़ा विकास नहीं देखा, हालांकि सिस्टम ने पहले ही बताया था कि एक सामान्य मनुष्य के लिए ये सीमा 100 है। नहीं, उन्हें कोई स्मृति स्मरण क्षमता महसूस हुई, केवल इतना पता चला कि उनकी अपनी स्मृति में काफ़ी सुधार हुआ है। किसी पाठ को याद करने में काफ़ी समय लगता है, इसे याद करने में अभी भी 6 या 7 बार लग जाते हैं। उनके पिछले जीवन की धुंधली यादें स्पष्ट होती जा रही थीं, फिर भी उन्हें वो सब कुछ याद नहीं था जो उन्होंने देखा था। उन्होंने अपनी बढ़ी हुई शारीरिक फिटनेस के प्रभावों को महसूस किया है। उन्हें रोजाना सिर्फ 5-6 घंटे की नींद की जरूरत होती है और वे बाकी दिन ऊर्जावान बने रहते हैं, हालांकि उन्हें नींद आने में दिक्कत होती है। इसके अलावा उनकी काया और त्वचा में भी सुधार हो रहा है। हाल ही में नहाते हुए और बिना शर्ट पहने उनकी चचेरी बहन रिया शर्मा उनकी तारीफ करने और उन्हें छूने से खुद को रोक नहीं पाई। रिया शर्मा उनसे उनकी त्वचा की देखभाल का राज जरूर पूछती, अगर यह बात न होती कि वे दोनों एक ही खाना पानी खाते हैं और एक ही हवा में सांस लेते हैं। उन्होंने अपनी ताकत का परीक्षण भी किया। अब उनकी हथेली से एक वार ईंट को तोड़ सकता था। हालांकि उन्होंने अपनी मुक्का मारने की शक्ति का परीक्षण नहीं किया था, लेकिन निस्संदेह ये कम नहीं होगी। जब वे अपनी मुट्ठी भींचते थे तो उन्हें अपनी मांसपेशियों में छिपी विस्फोटक शक्ति का एहसास होता था। उन्होंने भविष्य में जब भी खाली समय मिलेगा, फ्री फाइटिंग का कोर्स करने या अपने चाचा के घर पर पुलिस से युद्ध कौशल सीखने की योजना बनाई है। वरना अगर कोई लड़ाई छिड़ गई तो उनकी मुद्रा वाकई बहुत भद्दी लगती, और अगर उन्होंने अपनी ताकत पर काबू नहीं रखा और किसी को मार डाला तो वह मामला सुलझा नहीं पाता। वे दशकों तक एक अपराधी की तरह खुलेआम घूमते नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने सिस्टम के बारे में भी पूछा, इस बारे में कि 2 विशेषताओं का लगभग सीमा पर होना मूलतः बेकार क्यों है। सिस्टम ने उत्तर दिया कि दोनों विशेषताओं के 100 तक पहुंचने के बाद जीन लॉक अनलॉक हो जाएगा। इसमें उनका वर्तमान शरीर लिखा था। शरीर और आत्मा के उच्च स्तर के लिए स्थिर ऊर्जा प्रदान नहीं कर सका। संपूर्ण शरीर एक पारिस्थितिक प्रणाली है। इनपुट और आउटपुट जो बहुत शक्तिशाली हैं, संतुलन को बाधित करेंगे और उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए। ये जानकर रोहन गुप्ता को एक नई आशा महसूस हुई। मनुष्य में व्यक्तिगत बल की चाहत जन्मजात होती है। वे बहुत उत्सुक थे कि दोनों विशेषताओं के 100 तक पहुंचने के बाद क्या बदलाव होंगे। दूर खड़े शिक्षक ने रोहन गुप्ता के ध्यान भटकने को नहीं देखा। हालांकि प्रिया मल्होत्रा, जो समय समय पर रोहन गुप्ता की ओर देखती थी, ने निश्चित रूप से इसे देखा। प्रिया ने रोहन गुप्ता की खाली नजरों को पकड़ा और जान गई कि वे फिर से ख्यालों में खोए हुए हैं। 11 तारीख को लौटने के बाद से रोहन गुप्ता ने उनके साथ पहले की तुलना में बहुत कम बात की है। उनका व्यवहार और बोलने का तरीका काफी बदल गया था, जिससे उन्हें कुछ अपरिचित सा लग रहा था, लेकिन किसी कारण से वे रोहन गुप्ता के आसपास रहने पर बहुत आश्वस्त महसूस करती थीं। यह आरामदायक था। वे चाहती थी कि यह ऐसा ही रहे, रोहन गुप्ता को ख्यालों में खोए देख। रोहन गुप्ता को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए प्रिया मल्होत्रा ने तुरंत अपनी कोहनी से रोहन गुप्ता को उनके विचारों से बाहर निकाला। रोहन गुप्ता उस समय ये याद कर रहे थे कि कुछ दिनों में मासिक परीक्षा होने वाली है। उन्होंने पूरे महीने मेहनत की थी ताकि बेवकूफ़ी से ब्लैकबोर्ड की ओर न देखें। इस बार उन्हें कक्षा में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करना था। प्रिया मल्होत्रा की कोहनी ने रोहन गुप्ता को उनके विचारों से वापस लाया। उन्होंने अपनी आंख के कोने से प्रिया मल्होत्रा की ओर देखा। प्रिया मल्होत्रा अपना सिर झुकाए हुए थीं, जैसे कि उन्होंने जानबूझकर उन्हें नहीं ठोका हो। वे हमेशा कक्षा में शीर्ष 3 में रहती थीं, इसलिए उन्हें ब्लैकबोर्ड की ओर बेवकूफ़ी से घूरने की जरूरत नहीं थी और वे अभ्यास पुस्तिका में स्व अध्ययन कर सकती थीं। वो चालाक लड़की, रोहन गुप्ता ने मन ही मन बुदबुदाया। अपने पिछले जीवन में वे इस समय प्रिया मल्होत्रा के साथ हंसते और बातें करते थे, लेकिन पुनर्जन्म के बाद उन्होंने प्रिया मल्होत्रा से कम बात करना शुरू कर दिया। एक ओर उन्हें अपनी पढ़ाई में बने रहने की जरूरत थी और दूसरी ओर सिस्टम के कारण उनके विचार अक्सर सिस्टम द्वारा सौंपे गए कार्यों और सिस्टम की भविष्य की कार्यक्षमताओं की ओर चले जाते थे। वास्तव में वे काफ़ी व्यस्त थे। इसके अलावा इस जीवन में उनका प्रिया मल्होत्रा को आकर्षित करने का कोई इरादा नहीं था। वे मुश्किल से उनसे बात करते थे और उनका रवैया काफ़ी ठंडा था। जब रोहन गुप्ता ने अपने बगल में प्रिया मल्होत्रा को गहरे विचारों में डूबे देखा तो उन्होंने अनजाने में उनकी तुलना अपनी जानकारी के बाद के वर्षों की परिचित हास्यप्रद प्रिया मल्होत्रा से की और उनके दिमाग में एक चंचल आवेग उभरने लगा। रोहन गुप्ता के होठों का कोना ऊपर उठा। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से प्रिया मल्होत्रा की बाह को हल्के से ठोका। फिर उन्होंने अपना चेहरा सीधा किया और मंच पर खड़े शिक्षक की ओर देखा, लेकिन उनकी परिधीय दृष्टि प्रिया मल्होत्रा की प्रतिक्रिया पर केंद्रित थी। प्रिया मल्होत्रा ने महसूस किया कि रोहन गुप्ता ने जानबूझकर उनकी बाह को ठोका। उन्होंने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में गंभीर दिखने वाले रोहन गुप्ता की ओर देखा।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोहन गुप्ता इतने साहसी होंगे कि कक्षा के दौरान उनसे इस तरह का मजाक करेंगे, और उनके दिल में एक उलझन का भाव घुसने लगा। रोहन गुप्ता पहले कक्षा के दौरान उनके साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन उन्हें ये काफ़ी रोमांचक लगा। यह ऐसा महसूस हुआ जैसे वे बच्चे चुपके से खेल खेल रहे हों। प्रिया मल्होत्रा ने रोहन गुप्ता को वापस ठोकर मारने से खुद को रोक नहीं पाईं। रोहन गुप्ता इसमें और अधिक रम गए। इससे उन्हें वो समय याद आया जब वे और शालिनी वर्मा एक साथ होमवर्क करते थे। उस समय जब वे शालिनी वर्मा के घर में एक ही मेज पर होमवर्क कर रहे थे, वे अक्सर इस तरह खेलते थे। अब सोचने पर उन्हें उन दिनों की याद आई। इस बिंदु पर उन्होंने अपनी प्रिया मल्होत्रा से बचने की पिछली प्रतिज्ञा को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए और इस तथ्य को कि शालिनी वर्मा आसपास थी, प्रिया मल्होत्रा उनके बीच बाधा नहीं बनेंगी। एक दशक से अधिक समय तक नखरे करने के बाद वे फिर से मिलने पर सिर्फ अजनबी हैं। खेल में रोहन गुप्ता ने जब नकली जम्हाई लेते हुए अपना मुंह ढका तो कुछ हंसी छूट गई। प्रिया मल्होत्रा ने अपना सिर नीचे रखा, लेकिन जब उन्होंने रोहन गुप्ता को अनियंत्रित रूप से हंसते देखा तो वे भी अपना मुंह ढककर हंसने लगीं। सौभाग्य से उनके डेस्क पर किताबों का ऊंचा ढेर उन्हें छिपा रहा था। शिक्षक ने इसे नहीं देखा। अगर उनके कंधे कभी कभी हिलते नहीं तो रोहन गुप्ता को पता नहीं होता कि प्रिया मल्होत्रा हंस रही हैं, और वे रुकने में असमर्थ लग रही थी। रोहन गुप्ता ने चुपके से कुछ बार खांसा ताकि प्रिया मल्होत्रा को रुकने का संकेत दे सकें। वे और आगे नहीं बढ़ सकते थे। अगर वे खेलते रहे तो शायद वे जोर से हंस पड़ते। इस कक्षा के खेल के बाद रोहन गुप्ता और प्रिया मल्होत्रा ने अपने पिछले रिश्ते को फिर से जीवंत कर लिया और फिर से हंसने और बात करने लगे। बचाव, किसी समस्या का समाधान, अब ये बेतुका लगेगा। रोहन गुप्ता ने यह भी महसूस किया कि उन्हें एक दोस्त को खोना नहीं चाहिए, खासकर वो जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, केवल एक हिचकिचाहट के कारण, अन्यथा वे खुद के साथ जीना मुश्किल पाएंगे। रोहन गुप्ता और प्रिया मल्होत्रा की कक्षा में बातचीत को उनके पीछे बैठे सहपाठियों ने देखा। उन्होंने प्रिया मल्होत्रा के साथ रोहन गुप्ता को ईर्ष्या से देखा, क्योंकि प्रिया मल्होत्रा कक्षा की सबसे आकर्षक लड़की थी, कक्षा के सभी लड़कों की सपनों की लड़की। हालांकि प्रिया मल्होत्रा के उच्च मानकों ने बाकियों की सारी उम्मीदें खत्म कर दी थीं। वे सुंदर थीं, पढ़ाई में अच्छी, और उनके परिवार के बारे में अफवाह थी कि वे धनी हैं, एक बड़ा व्यवसाय चलाते हैं। यह एक औसत हाई स्कूल था जिसमें कोई बड़े रईस या सरकारी संतान नहीं थी। भले ही कोई होते, उनके व्यवसाय अपेक्षाकृत छोटे होते, अन्यथा वे पहले ही एक बेहतर स्कूल में दाखिला लेने के लिए भुगतान कर चुके होते। बेशक हमेशा कोई न कोई ऐसा होता है जो अपनी सपनों की लड़की के प्रति विशेष रूप से दीवाना होता है और उसका पक्ष जीतने के लिए उत्सुक होता है। यह व्यक्ति था करण ओबरॉय, कक्षा अध्यक्ष, जो रोहन गुप्ता के ठीक पीछे बैठता था, इतना करीब कि वह हाथ बढ़ाकर उसे छू सकता था। रोहन गुप्ता और प्रिया मल्होत्रा को बातचीत करते देख वह ईर्ष्या से हरा हो गया। करण ओबरॉय ने पहले कई बार प्रिया मल्होत्रा का पीछा किया था। हर बार प्रिया मल्होत्रा ने अपनी पढ़ाई के प्रति प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए उसे ठुकरा दिया। हालांकि उसने ज्यादा पीछा नहीं किया, अन्य अवसर भी होंगे प्रिया मल्होत्रा के लिए। उसने मेहनत से पढ़ाई शुरू की और लगातार सुधार दिखाया, अक्सर कक्षा में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करता था। अपने प्रयासों के बावजूद प्रिया मल्होत्रा ने उसका रवैया नहीं बदला। वे उसे उसी तरह अनदेखा करती थीं, नहीं, उससे भी बुरा। वे ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं है। उसके सामने घट रही घटना उसके लिए सहन करने योग्य नहीं थी। क्रोध से जलते हुए, रोहन, मुझे दोपहर के भोजन के लिए घर जाना है ताकि अपना होमवर्क ले सकूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें अकेले ही खाना पड़ेगा। स्कूल खत्म होने के बाद दोपहर में आर्यन पटेल ने रोहन गुप्ता से कहा। उन्होंने उस सुबह अपना गणित का होमवर्क लाना भूल गया था। शिक्षक ने जोर देकर कहा था कि उन्हें इसे दोपहर तक जमा करना होगा। ठीक है, मैं अकेले कुछ खा लूंगा, रोहन गुप्ता ने जवाब दिया। उनकी चाची को आज स्कूल में कुछ काम था। उन्होंने सुबह रोहन गुप्ता को सूचित किया था कि वे उस दिन दोपहर का भोजन नहीं बना रही होंगी। उनकी दोनों छोटी बहनें भी स्कूल में भोजन करती थीं। अपने चाचा के बारे में वे आज बहुत व्यस्त थे। यह उनका पश्चिम नगर पुलिस स्टेशन में पहला दिन था। वे निश्चित रूप से कुछ दिनों तक भोजन के लिए घर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ, आर्यन पटेल ने कहा, स्कूल के गेट के बाहर। आर्यन पटेल को टैक्सी में बैठते देखने के बाद रोहन गुप्ता ने टॉप स्टूडेंट के घर के पास डंपलिंग हाउस जाने की योजना बनाई। हालांकि एक कदम उठाने से पहले ही एक आकृति ने उन्हें रोक लिया, और कौन हो सकता था अगर करण ओबरॉय नहीं? तुम क्या चाहते हो? रोहन गुप्ता ने ठंडे स्वर में पूछा। करण ओबरॉय के प्रति उन्हें केवल तिरस्कार महसूस होता था। बेशक वे जानते थे कि करण ओबरॉय को प्रिया मल्होत्रा के लिए भावनाएं थीं। प्रिया मल्होत्रा ने उन्हें ये बताया था। हालांकि करण ओबरॉय अगले महीने हत्या के आरोप में 8 साल के लिए जेल में बंद हो जाएंगे, और उसके बाद रोहन गुप्ता ने उनके बारे में फिर कभी नहीं सुना।
इसके अलावा करण ओबरॉय की उनके पिछले स्कूल में बहुत खराब प्रतिष्ठा थी। अपने अंतिम हाई स्कूल वर्ष के लिए उनकी कक्षा में स्थानांतरित होने से पहले उन्होंने अनगिनत बार गर्लफ्रेंड बदली थी। एक छात्रा को गर्भवती करने के बाद उन्हें जबरन उनके स्कूल में स्थानांतरित किया गया था। करण ओबरॉय को लगता था कि कोई नहीं जानता, लेकिन वास्तव में कक्षा में हर कोई जानता था। ऐसे व्यक्ति के प्रति रोहन गुप्ता केवल तिरस्कार महसूस कर सकते थे। प्रिया मल्होत्रा मेरी है, कक्षा में मूर्खतापूर्ण हरकतें करना बंद करो, करण ओबरॉय ने कहा। बिना रोहन गुप्ता के जवाब की प्रतीक्षा किए उन्होंने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की जेब से नोटों का एक छोटा ढेर निकाला। बिना गिनती किए उसे सौंप दिया। यह 1000 रुपये हैं, अगर तुम सहमत हो तो ये तुम्हारा है। रोहन गुप्ता के परिवार की स्थिति उनके लिए अज्ञात थी, लेकिन उनके जूतों को देखते हुए वे स्पष्ट रूप से किसी धनी परिवार से नहीं थे। रोहन गुप्ता जैसे गरीब छात्र के लिए 1000 रुपये ऐसी राशि लगती थी जिसे अस्वीकार करना असंभव था। उनके सामने विशाल राशि को देखकर रोहन गुप्ता को शिकायत करने की भी इच्छा नहीं हुई। रोहन गुप्ता बस मुस्कुराए। उन्होंने करण ओबरॉय के हाथ से 1000 रुपये लिए और फिर करण ओबरॉय की प्रशंसनीय नज़रों के सामने उस पैसे को उनके चेहरे पर दे मारा ताकि वो फर्श पर बिखर गया। मूर्ख, पैसे निकालकर केवल चेहरे पर थप्पड़ खाने के लिए। कोई भी देख सकता था कि इस तरह का खेल एक छोटे बच्चे के साथ खेलना पूरी तरह से उबाऊ था। ये घटना जल्दी ही आसपास के छात्र जो स्कूल से निकल चुके थे आपस में फुसफुसाने लगे। एक तमाशा घटित होते देखना मनुष्य के स्वभाव में था। शुरुआत में रोहन गुप्ता पैसे लूटकर उसे वापस करना चाहते थे, लेकिन ये देखते हुए कि रुपये को खराब करना एक अपराध है, उन्होंने अपनी भड़ास निकालने के लिए उसे सीधे करण ओबरॉय के चेहरे पर दे मारने का फैसला किया। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं स्वयं अपमानित होने के लिए बाध्य हैं। किसी के पैसे का इस्तेमाल करके उसके चेहरे पर तमाचा मारना सच में काफी संतुष्टिदायक लगता है। करण ओबरॉय का चेहरा राख हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोहन गुप्ता उनके प्रति इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करेंगे। उनकी गरिमा की परवाह किए बिना सार्वजनिक रूप से उन्होंने उनके चेहरे पर पैसे फेंके। हर कोई सोच रहा था कि वह जल्द ही पूरे स्कूल में हंसी का पात्र बन जाएगा। उनके साथ ही लंबे समय तक उनका मजाक उड़ाएंगे, देखने वाले जरूर सवाल पूछेंगे और उनकी छवि पूरी तरह से धूमिल कर देंगे। करण ओबरॉय, ऐसी बेतुकी चालें चलना बंद करो। अगर हिम्मत है तो खुलकर बोलो, क्या 1000 रुपये बहुत ज्यादा पैसा है? रुक जाओ। ये कहकर रोहन गुप्ता ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़े मुड़कर चला गया। वहां खड़े छात्रों ने भी सहज रूप से उनके लिए रास्ता बना लिया। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। एक गरीब छात्र एक अमीर आदमी के चेहरे पर नकदी से थप्पड़ मारता है? करण ओबरॉय ने अपनी नज़र रोहन गुप्ता के पीछे हटते हुए शरीर पर गड़ा दी। इतने सारे छात्रों की नज़रों से ओझल और स्कूल से कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी होने के कारण उन्हें स्कूल से अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था। आखिरकार वह आगे बढ़कर रोहन गुप्ता को पीटने की अपनी इच्छा को दबाने में कामयाब रहे। इसके अलावा यदि वह सफलतापूर्वक वार किए बिना आगे बढ़ गए, लेकिन अंत में रोहन गुप्ता ने उन्हें पीटा, तब तो वह करण ओबरॉय सचमुच पूरी तरह से बदनाम हो जाता। वो सबके सामने मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता था। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ मिस्टिक स्टोरी हब चैनल पर।